गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या आप लोग मेरा ऑडियो एंड वीडियो देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? हेलो एवरीवन, हेलो हेलो हेलो, जस्ट चेक इट आउट। क्या आपको विजुअल्स दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहा है? नमस्कार नमस्कार नमस्कार, आदाब एंड बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं आप सब लोग? हाउ आर यू गाइज? गुड 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 गुड। सर पेज फॉल्ट कंसेप्ट नहीं पढ़ाओगे? नहीं बेटा, मेरी मर्जी, मेरे को जो पढ़ाना है वही पढ़ाऊंगा मैं। बेटा पेज फॉल्ट कंसेप्ट तेरे को पता है, मतलब आपको पता है क्या होता है? क्यों भाई, तुमको पता है पेज फॉल्ट क्या होता है, कहाँ होता है, कब होता है? पता है क्या? सर टीओसी समझ नहीं आ रहा है। एनी सॉल्यूशन? प्रैक्टिस। टीओसी बिना प्रैक्टिस के समझ नहीं आएगा। ओनली थिंग यू कैन डू इन टीओसी इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे टीओसी में उतना ज्यादा। सर यू टोल्ड टू रिमेंबर सीओए इंटरप्ट। हाँ जी, पिछले वाले चैप्टर में कंसेप्ट क्लियर नहीं नहीं हुआ, तो सूरज बाबू जो कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है उसको एक बार रिवाइज करो। फिर भी समझ नहीं आया है तो कोई स्पेसिफिक टॉपिक जहां पे कुछ बात समझ नहीं आई है वो पूछो। पूरा ही चीज समझ में नहीं आया इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी तरफ से एफर्ट्स में कमी है। अगर डेली टास्क 4 लिखा हूं तो 2 ही 3 ही कंप्लीट हो पाते, तो इतनी बड़ी टास्क करते क्यों हो? अब मैं एज एन एथलीट मैं बोलूंगा कि 1 घंटे में मैं 25 किलोमीटर दौड़ लूंगा तो थोड़ी हो पाएगा। उतना टास्क लिखो ना जो कंप्लीट करने लायक हो। ओवर एस्टिमेट मत करो डेली टास्क को। हमारा खजाना में टीओसी ऐड नहीं होगा। टीओसी आपका पिछली बार वाला तो होगा ऑलरेडी, और वेंकट सर का भी टीओसी आई गेस ऐड हो चुका होगा मेरे ख्याल में। आप देखो एक बार, टीओसी 3 बार, सीओए 3 बार रिवाइज कर लिया। गेट क्वेश्चन कहां से सॉल्व करूं? गेट के क्वेश्चन आपको एक तो पीवाईक्यू बुक हमारी अवेलेबल है वहां से ले लो, या फिर प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे वहां से ले लो। इतने ऑप्शन हैं, ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, मिल जाएगा। एक बहुत शानदार सोर्स मैं बता सकता था बट मैं बता नहीं पाऊंगा जस्ट बिकॉज ऑफ द प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी। एमएसक्यू, इज इट ट्रू दैट ऑल 4 ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल चारों ऑप्शन। देखो, एमएसक्यू में कहना ऐसा है कि एक या एक से ज्यादा कितने भी ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। एमएसक्यू में एक ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है, याद रखिएगा। जरूरी नहीं कि 2 ऑप्शन करेक्ट होंगे कम से कम, ऐसा नहीं है। सिंक्रोनाइजेशन बेटा बहुत टफ है, ऑफ कोर्स इतना आसान नहीं है। नेटवर्किंग बेटा आपको अभिषेक सर पढ़ाएंगे, अभिषेक साहू सर। अच्छा, ओएस के लिए मैंने तुम लोग को कुछ बताया था पहले? तुम लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मैंने कुछ बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम के पीवाईक्यू कैसे मिलेंगे आपको? बताया था मैंने, ये क्लास अगर अटेंड करोगे ना तो मैंने बताया था। कमेंट करना बंद करो। पहले तो जीरो कमेंट, कोई भी कमेंट नहीं करेगा। जीरो कमेंट, जीरो जीरो जीरो, नो कमेंट्स एट ऑल, नथिंग। कमेंट एक भी कोई नहीं करेगा, कोई भी नहीं। वेट, अरे बोला कमेंट नहीं करने का है तो नहीं करने का है। रुको 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 रुको, कमेंट नहीं करना है। एक भी कमेंट नहीं आनी चाहिए, एक भी कमेंट नहीं आनी चाहिए। फिर भी करे जा रहे हो। जो मैंने लिखा है
उसको यूट्यूब पे सर्च करना। तुम्हारा काम बन जाएगा। अब चलो वापस आते हैं टॉपिक पे। फालतू की कोई बात नहीं, इधर उधर की कोई भी बात नहीं करनी, सीधे सीधे टॉपिक पे आते हैं और समझो क्या है आज की बात। वर्चुअल मेमोरी कंसेप्ट हम पढ़ेंगे। वर्चुअल मेमोरी होता क्या है? वर्चुअल मेमोरी कोई स्पेसिफिक मेमोरी नहीं है। जैसे कि हमने मेन मेमोरी देखा, एक हार्डवेयर चिप लगती है, यस। जैसे हमने देखा कैश मेमोरी, अगर बाय चांस आपने पढ़ा है तो उसका भी एक अलग से हार्डवेयर लगता है। टीएलबी का अलग से एक हार्डवेयर लगता है, एक मेमोरी चिप होती है। जी हां, वर्चुअल मेमोरी कोई मेमोरी चिप नहीं है, ये एक कंसेप्ट है। तो ये कंसेप्ट में होता क्या है सर? होता ये है कि मान लो आपके पास एक प्रोसेस है जिसकी साइज इतनी बड़ी है कि वो मेन मेमोरी की साइज से भी बड़ी हो गई। अब हमें तो ये पता है कि प्रोसेस जो रन होनी है वो मेन मेमोरी में रहेगी तभी रन हो सकती है। अब प्रोसेस पूरी की पूरी मेन मेमोरी में रख नहीं पाएंगे, क्यों? क्योंकि मेन मेमोरी छोटी पड़ रही है। तो फिर क्या होगा? ऐसी प्रोसेस को रन कर पाओगे? नहीं। एक प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम यह भी आ सकती है, मान लो सारी प्रोसेसेस, बहुत सारी प्रोसेसेस आप रन करना चाहते हो, मेन मेमोरी में रह सकती हैं। यस, हमें पता है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग होता है कि मल्टीपल प्रोसेसेस मेन मेमोरी में रह सकती हैं। अब मल्टीपल प्रोसेसेस जो मेन मेमोरी में रहेंगी, मान लो उन सब की इंडिविजुअल साइज तो मेन मेमोरी से छोटी है। मेन मेमोरी 4 GB का है, हर एक प्रोसेस का साइज 4 GB से छोटा है। बट कलेक्टिवली जितनी प्रोसेसेस आपके पास मेन मेमोरी में हैं, आप जो चाहते हो कि मेन मेमोरी में रहे, उनका साइज अगर मेन मेमोरी की साइज से बड़ा हो गया तो क्या आप सारी की सारी प्रोसेसेस को मेन मेमोरी में रख पाओगे? नहीं। तो फिर क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं। या तो एक प्रोसेस को, जैसे हमने मीडियम टर्म शेड्यूलर में पढ़ा था कि एक प्रोसेस को स्वैप आउट करके सस्पेंड कर दो, जब जरूरत पड़ेगी तो वापस स्वैप इन करो। देखा था मीडियम टर्म शेड्यूलर में ऐसा? अब याद किसको है? मीडियम मीडियम ये कुछ पढ़ाया था सर ने? पढ़ाए थे हम। मीडियम टर्म शेड्यूलर स्वैप आउट कर देता है इनएक्टिव प्रोसेस को। अब अगर हमें सारी प्रोसेसेस की जरूरत पड़ रही है तो, हमें सारी प्रोसेस की जरूरत पड़ रही है तो ये स्वैप आउट स्वैप इन जो है वो बहुत भारी पड़ जाएगा। बार बार एक प्रोसेस को स्वैप आउट करो, दूसरी प्रोसेस को इन करो, फिर एक को आउट करो, फिर दूसरी को इन करो, मुश्किल हो जाएगी। यस। तो ये वर्चुअल मेमोरी हमें हेल्प करता है इन केसेस में कि जब हमारे पास प्रोसेस या मल्टीपल प्रोसेसेस की कलेक्टिव जो साइज है वो अगर मेन मेमोरी से बड़ी रहे, तो वर्चुअल मेमोरी वो कंसेप्ट है जो ये काम करा सकता है कि प्रोसेस फिर भी एग्जीक्यूट करेगी। अब तुरंत दिमाग में सर सर कैसे 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 कैसे, शांति रखो, थांबा थांबा थांबा, आई विल एक्सप्लेन कैसे क्यों सब बताऊंगा। बस कंसेप्ट पहले, एग्जाम्पल तो समझो और डेफिनेशन तो समझो। वर्चुअल मेमोरी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर कंसेप्ट है जिसमें कि ये इनेबल किया जाता है कि लार्जर प्रोसेसेस जो हैं वो भी रन कर पाए स्मॉलर अवेलेबल मेमोरी के साथ में। तो इसमें हम करते क्या हैं? इसमें एक तो पेजिंग का कंसेप्ट हमने देखा। पेजिंग का कंसेप्ट देखा कि नहीं देखा बाबू? देखा ना? तो पेजिंग का कंसेप्ट हमने देखा था कि प्रोसेस को हम मल्टीपल पेजेस में डिवाइड कर देंगे। अब मान लो प्रोसेस में जो पेजेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं, मेन मेमोरी में जगह कम है, सारे पेजेस प्रोसेस के आप मेन मेमोरी में रख नहीं सकते। तो फिर यहां पे बात ये आती है कि जो सीपीयू को पेज चाहिए वही मेन मेमोरी में रखो, बाकी के सारे पेजेस हार्ड डिस्क में रख दो। अब आपकी सेकेंडरी मेमोरी, हार्ड डिस्क या एसएसडी जो भी आप सिस्टम में लगाते हो, उसमें जगह तो बहुत रहती है, खूब जगह है, खूब आराम से जगह रहती है। तो उसमें आप वो पेजेस रख दो जो अभी रिक्वायर्ड नहीं है और कुछ ही प्रोसेस के पेजेस को मेन मेमोरी में लेके आओ। बात तो सही है, पर जो काम ये जो काम का सपोर्ट चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम से, इस पूरे काम का सपोर्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम से चाहिए वही कंसेप्ट है वर्चुअल मेमोरी, है ना? ठीक है, चलिए अभी समझिए जरा वर्चुअल मेमोरी क्या कहती है कि एक प्रोसेस है, मान लीजिए
ये प्रोसेस में 8 पेजेस हैं, पेज 0 टू पेज 7। पेज टेबल में भी 8 पेज की एंट्री होनी चाहिए। ठीक है, अब बात ये है कि हमारे पास जो मेन मेमोरी है, इस मेन मेमोरी में या फिजिकल मेमोरी में सिर्फ और सिर्फ 4 ही फ्रेम्स हैं। अब कैसे काम चलेगा? कैसे काम चलेगा? इसीलिए हमने कहा कि हम एक काम करेंगे, जो 8 पेजेस हैं प्रोसेस के, उनमें से जो 4 पेज की जरूरत सीपीयू को अभी है, वही आप ये 4 फ्रेम्स पे रखो मेन मेमोरी के अंदर, और बचे हुए कहां रहेंगे? सेकेंडरी मेमोरी के अंदर रखे रहेंगे। पर ये कौन रखेगा बॉस? ये कौन रखेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट जो है, ये कंसेप्ट आपका हेल्प कराएगा। तो ओएस जो है हार्ड डिस्क को एक्सेस करके जो काम में नहीं आ रहे हैं पेजेस, उनको मेन मेमोरी में नहीं सेकेंडरी मेमोरी में रखेगा, जो काम में आ रहे हैं उनको मेन मेमोरी में रख देगा। चलिए, तो एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहां पे, कि अज्यूम करते हैं कि ये जो 8 पेजेस हैं, उनमें से पेज नंबर 6 यहां अवेलेबल है, पेज नंबर 4 यहां अवेलेबल है, पेज नंबर 1 यहां अवेलेबल है, और पेज नंबर 3 यहां अवेलेबल है। ये 4 पेजेस यहां पे हैं। ओके, 3 नहीं लेते हैं यहां पे, पेज 0 ले लेते हैं। पेज 0, ये 4 पेजेस अभी अवेलेबल हैं हमारे पास मेन मेमोरी में फ्रेम्स पे। तो पेज नंबर 0 है क्या? हाँ है। कौन सी वाली फ्रेम पे? फ्रेम नंबर 11 पे। तो हम यहां पे एंट्री कर देंगे, फ्रेम नंबर 11 पर है। क्या है? पेज 0। पेज 1 अवेलेबल है? हाँ जी है, 10 पर। पेज नंबर 2 नहीं है जी। पेज नंबर 3 नहीं है जी। 4 है? हाँ जी, फ्रेम नंबर 1 पर। 5 है? नहीं है। 6 है? यस, 6 जो है 0 पर है, और डन। अब जो पेजेस मेन मेमोरी में नहीं रख पाए क्योंकि जगह नहीं है, उसको हम कहां रखेंगे? सेकेंडरी स्टोरेज में रखेंगे। तो जो पेजेस हमारे पास काम नहीं आए या यहां नहीं रख पाए, उनको हम यहां रख देते हैं। कौन कौन से पेजेस है जरा बताइए? पेज नंबर 2 हमारे पास है, और पेज नंबर 3 हमारे पास है, मेन मेमोरी में नहीं है तो सेकेंडरी में रखना पड़ेगा। पेज नंबर 5 भी, और पेज नंबर 7, ये सारे पेजेस आपने रख दिए कहां पे? सेकेंडरी मेमोरी में। ये है बेसिक कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी, कि वर्चुअल मेमोरी कैसे बड़ी प्रोसेसेस को छोटी अवेलेबल मेमोरी से भी अकोमोडेट करा सकता है। कि भैया, अगर आपके पास मेमोरी छोटी है, जितने पेजेस आप रख सकते हो उतने पेजेस आप मेन मेमोरी में रखो, बचे हुए सेकेंडरी मेमोरी में रखोगे। ठीक है, अब यहां से एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल आ रहा है, जो कि आपको पूरा इस सिनारियो को समझाएगा। पर उस एग्जाम्पल के पहले एक बात समझनी है। हमने ये जब पेजिंग का कंसेप्ट पढ़ा था, तब भी देखा था कि प्रोसेसर जो सीपीयू है, उसको पूरी प्रोसेस का व्यू दिखता है। जी हां सर, बिल्कुल दिखता है। मतलब प्रोसेसर को यह पता नहीं है, सीपीयू को यह पता नहीं है कि मेरी प्रोसेस के कुछ पेजेस ही मेन मेमोरी में हैं और कुछ नहीं है। CPU is not aware of the fact that there are only few main memory pages or few process pages which are available in main memory, not all. प्रोसेसर इस फैक्ट से अवेयर नहीं है, उसको नहीं पता कि भैया हमारे सारे पेजेस मेन मेमोरी में नहीं है। उसको क्या दिखता है? उसको तो प्रोसेस दिखती है। ये है प्रोसेस, में जिस भी पेज के जो भी बाइट नंबर, या बोले तो जो लॉजिकल एड्रेस मैं जनरेट करूंगा, मेरे को उसका कंटेंट मिलेगा। कैसे मिलेगा मेरे को नहीं पता। सीपीयू को क्या है? सीपीयू को ये प्रोसेस दिख रही है, ये है प्रोसेस, ये प्रोसेस के सारे कंटेंट मेरे से एक्सेसिबल है। हां जी है। पर ये तो बेवकूफ नहीं बना दिया सीपीयू को? बना रहा है। ओएस जो है बेवकूफ बना रहा है। किसको? इस पर्टिकुलर सीपीयू को, कि सीपीयू डोंट वरी, तुम्हारा पूरा प्रोसेस तुम्हारे सामने है, ये रहा
तुम जो चाहो लॉजिकल एड्रेस जनरेट करो, हम आपको वो कंटेंट ला दे देंगे। बहुत अच्छी बात है। तो किसने बनाया बेवकूफ? वर्चुअल मेमोरी के कंसेप्ट ने। किसको? सीपीयू को। क्या बेवकूफ बनाया? कि तुम्हारा पूरा प्रोसेस का कंटेंट एक्सेसिबल है, तुम खाली जनरेट करो कोई लॉजिकल एड्रेस, हम आपको कंटेंट दे देंगे। अगर वो कंटेंट मेन मेमोरी में अवेलेबल है तो यहां से देंगे, नहीं है तो यहां से एक्सेस करके देंगे, पर देंगे जरूर। क्या इतनी पॉइंट समझ में आया? इतना पॉइंट समझ में आया कि भैया जी पेज मिल जाएगा। अब देखो एग्जाम्पल में बताता हूं क्या है एग्जाम्पल। बहुत बार मैंने तो ऑब्जर्व किया है, आई डोंट नो इफ यू गाइज हैव ऑब्जर्व्ड इट और नॉट। जब कभी हम हॉस्पिटल जाते हैं ना, किसी बड़े हॉस्पिटल में, तो जैसे ही किसी बड़े हॉस्पिटल में एंट्री करते हैं तो वहां पे एक बहुत बड़ी लॉबी होती है। उस लॉबी में मेनली एक साइड में तो वेटिंग स्पेस होती है, दूसरी साइड यहां पे एक काउंटर होता है, ठीक है, बिलिंग काउंटर, प्लस वहां पे ही आप पेमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा कर सकते हैं। इंक्वायरी का एक काउंटर अलग से होता है यहाँ पे। और इसके अलावा एक फार्मेसी होती है, और यहीं पे या तो इस दीवार पे या इस दीवार पे एक बड़ी सी दीवार होती है। उस दीवार पे वो सारे डॉक्टर्स के नाम लिखे जाते हैं जो इस हॉस्पिटल में विजिट करते हैं आपके लिए, और वो भी डिपार्टमेंट वाइज लिखे जाते हैं। ये हर एक हॉस्पिटल का कॉमन सीन है, सारे हॉस्पिटल का कॉमन सीन है। यहां पे जो भी काउंटर है, रिसेप्शंस हैं, इंक्वायरी है, फार्मेसी है, और पेमेंट काउंटर रहता है, वेटिंग रूम रहते हैं यहाँ पे, या वेटिंग स्पेस रहती है, चेयर्स वगैरह लगी रहती है। और इसके अलावा यहाँ पे एक दीवार पे एक बड़ी सी लिस्ट लगी रहती है कि ये वो आई स्पेशलिस्ट हैं, ये हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, ये मेंटल डॉक्टर हैं जो आपको देखेंगे, आपको जिनकी जरूरत है। ऑफ कोर्स सबको, तुमको सबको जरूरत है मेंटल डॉक्टर की। मेंटल डॉक्टर मतलब ऐसे डॉक्टर जो मेंटल पेशेंट का इलाज करें। वो खुद मेंटल नहीं है, मेंटल तुम हो, है ना। तो यहां क्या ना, वो सारे डॉक्टर्स की लिस्ट लगी रहती है। अब देखो जितने डॉक्टर की लिस्ट यहां लिखी हुई है, क्या वो सारे डॉक्टर अभी इसी वक्त जब तुम एंटर करते हो हॉस्पिटल में, वो क्या हॉस्पिटल में है? इमेजिन करो, प्रैक्टिकल सिनारियो बहुत नॉर्मल सा सिनारियो है, बहुत नॉर्मल सा। इवन तो अगर आप हॉस्पिटल नहीं भी गए हो लाइफ में कभी भी, तो भी आप समझ जाओगे इस बात को, आराम से एग्जाम्पल समझ जाओगे कि जितने डॉक्टर्स की लिस्ट यहां लिखी हुई है, क्या वो सारे डॉक्टर्स अभी हॉस्पिटल में हैं? नहीं। ये बेवकूफ बनाया जा रहा है आपको। कैसे? जैसे सीपीयू को बनाया है ओएस ने। ये सारे डॉक्टर्स हैं, तुम खाली नाम बताओ कि कौन से डॉक्टर से तुमको इलाज कराना है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट तुमको उस डॉक्टर की अपॉइंटमेंट दे देगा। उनमें से ऑफ कोर्स कुछ डॉक्टर्स मिलेंगे, आप जाएंगे, मान लो आपको अपना आई चेकअप कराना है, तो आप वहां रिसेप्शन से पूछेंगे कि क्या ये डॉक्टर अवेलेबल हैं। अगर होंगे तो वो आपको उनकी अपॉइंटमेंट दे देंगे। क्या ये वाले डॉक्टर अवेलेबल हैं? अगर होंगे तो आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे। नहीं अवेलेबल है तो आपको बोलेंगे कि अभी नहीं है, थोड़ी देर में आएंगे, इतनी बजे आएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा बता देंगे। तो अल्टीमेटली आपको जो डॉक्टर का नाम यहां बोलना है, वो रिसेप्शनिस्ट आपको बता देंगे कि डॉक्टर अभी अवेलेबल है कि नहीं है। जैसे कि ये केस, कि जब भी सीपीयू कोई लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा, उस लॉजिकल एड्रेस से आप क्या करेंगे, पीओडी निकालेंगे, और उस पेज टेबल के पेज में सर्चिंग करेंगे यहां पे कि ये वाला जो पेज हमें चाहिए वो मेन मेमोरी में है कि नहीं है। अगर है, वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो ला देंगे, थोड़ी देर बाद वो पेज आपको मेन मेमोरी में ला देंगे। अगर कोई डॉक्टर की आप अपॉइंटमेंट की बात करते हो कि मेरे को ये डॉक्टर से इलाज कराना है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट आपको बोलता है वेट सर, कोई बात नहीं, थोड़ा वेट करो, बुलवा देंगे डॉक्टर को। आप पैसे दे दो, अगर आप पैसे देने के लिए रेडी हो तो कोई भी डॉक्टर आ जाएगा हॉस्पिटल में किसी भी टाइम पे, डोंट वरी अबाउट इट। सिंपल सी बात है, यस। तो यहां दो केसेस बनते हैं कि जब सीपीयू ने कोई लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया, हमने पी से पेज टेबल में सर्चिंग की, अगर उस पेज टेबल में सर्चिंग करते वक्त पता चला कि मेन मेमोरी में वो पेज है, मेन मेमोरी से कंटेंट मिल गया, जी हां, इस केस को कहते हैं पेज हिट। क्या बोलते हैं इसको? पेज हिट, है ना। और दूसरी बात क्या, अगर मान लो जो पेज नंबर सीपीयू को चाहिए
जिस पर्टिकुलर लॉजिकल एड्रेस का पेज नंबर सीपीयू को चाहिए, हमने पेज टेबल में सर्च किया, पता चला कि वो मेन मेमोरी में नहीं है, तो उसे कहते हैं पेज फॉल्ट। क्या बोलते हैं उसे? पेज फॉल्ट। इज दैट क्लियर? द वर्ड इज क्लियर टू यू गाइस? पेज फॉल्ट क्या होता है? पेज फॉल्ट ये है कि जब कोई लॉजिकल एड्रेस जनरेट हुआ, वो लॉजिकल एड्रेस के लिए पेज टेबल में सर्चिंग की गई, तो पता चला कि पेज टेबल में जिस पेज की हमने सर्चिंग की थी, वो पेज मेन मेमोरी में नहीं निकला। मान लो सीपीयू ने एक ऐसा लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया जिसमें पी जो है वो है वैल्यू 3। अब वैल्यू 3 पे गए, पेज नंबर 3 पे गए, क्या पेज नंबर 3 मेन मेमोरी में है? नहीं है। तो क्या होगा वहां पे? पेज फॉल्ट होगा। क्या होगा? पेज फॉल्ट होगा। अगर पेज फॉल्ट हुआ तो क्या करना पड़ेगा? जो पेज अभी मेन मेमोरी में नहीं है उसे मेन मेमोरी में लाना पड़ेगा। देखो, बड़ा बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मैं बताता हूं। मान लो, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मैं बताता हूं। मान लो कि आप गए हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में आपने पूछा कि मेरे को अपना आई चेकअप कराना है, रेगुलर आई चेकअप है, और मुझे ये डॉक्टर से मिलना है। ये रिसेप्शनिस्ट ने बोला ठीक है, डॉक्टर अवेलेबल हैं, ओके, आप एक काम करो, इतना इतना पेमेंट करो, पहले आपने कर दिया, और फिर आप रूम नंबर 4 पे चले जाओ। रिसेप्शनिस्ट क्या बोलेगा? रूम नंबर 4 पे चले जाओ। ये रिसेप्शनिस्ट इज नथिंग बट पेज टेबल है। कौन है? पेज टेबल। पेज टेबल ने आपको उस फ्रेम पे पहुंचा दिया जहां पे वो डॉक्टर मिलेंगे या पेज मिलेगा। पेज मिल गया मेन मेमोरी में, हां, तभी तो आपको फ्रेम नंबर मिला, हां, पेज हिट हो गया। हो गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। तो जब कभी लॉजिकल एड्रेस ऐसा जनरेट हुआ जिसके लिए पेज मेन मेमोरी में ही है, तो पेज हिट हो गया। अब मान लो कि अब आप गए हॉस्पिटल में एक दिन और आपने कहा कि मुझे एक स्पेसिफिक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट चाहिए, ठीक है, और अर्जेंट है। रिसेप्शनिस्ट को बोला, रिसेप्शनिस्ट ने बोला सर थोड़ा सा आप वेट कीजिए, हम चेक करके बताते हैं कि सर की अपॉइंटमेंट या डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है कि नहीं है। ठीक है। अब रिसेप्शनिस्ट को पता है एक्चुअली कि वो डॉक्टर अभी हॉस्पिटल में है नहीं। आपको ना फुद्दू बनाया गया, आपको बेवकूफ बनाया गया है। क्या बेवकूफ बनाया गया है? कि भैया रुको, शांति रखो, आपको डॉक्टर अवेलेबल करा देंगे थोड़ी देर में। आपको बोलेंगे आप बैठो थोड़ी देर, बैठ गए आप इधर, रिसेप्शनिस्ट कॉल घुमाएगा, डॉक्टर साहब, अर्निंग अपॉर्चुनिटी, पैसा कमाने का मौका आया है, जल्दी आ जाओ। तो डॉक्टर जहां भी थे वहां से दौड़ भाग के आए हॉस्पिटल में, बैक साइड से उन्होंने एंट्री करी, और जितने भी अलग अलग रूम्स में वो कंसल्टेशन करते हैं ना, बहुत सारे रूम होते हैं अलग अलग कंसल्टेशन के, है ना, तो उनमें से कोई भी एक रूम जहां पे खाली जगह थी वहां पे जाके बैठ गए और रिसेप्शनिस्ट को कॉल किया कि मैं आ गया हूं, भेज दो भैया पेशेंट को। तो रिसेप्शनिस्ट तुमको बता देगा कि भैया ये डॉक्टर इस रूम में है, रूम नंबर 2 3 4 5 जो भी है, वहां चले जाओ। बढ़िया, बहुत शानदार। पर मान लो कि डॉक्टर आए, इमरजेंसी में आए, और यहां पे सारे कंसल्टेशन रूम ब्लॉक्ड हैं, हर एक कंसल्टेशन रूम में कोई ना कोई डॉक्टर बैठा हुआ है। तो ये जो डॉक्टर साहब यहां आएंगे, तो यहां इस रिसेप्शनिस्ट को बोलेंगे यार कंसल्टेशन रूम तो खाली है नहीं, क्या करूं मैं? तो रिसेप्शनिस्ट क्या करेगा? सबसे जूनियर डॉक्टर जो है ना, उसको बोलेगा भाई साहब थोड़ी देर आप बाहर बैठो, सर को हमें कंसल्टेशन करवाना है। तो एक जूनियर डॉक्टर को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देगा और इनको उस रूम में बिठा देगा और फिर आपको उस रूम पे लेके जाएगा कि भैया आप यहां बैठ जाओ, ठीक है, आपको बोलेंगे चलो आप इस रूम में चले जाओ, आपको डॉक्टर मिल जाएंगे। हुआ क्या यहां पे? जिस डॉक्टर की आपने रिक्वायरमेंट रेस की वो डॉक्टर हॉस्पिटल में नहीं थे, पेज फॉल्ट हो गया। तो पेज फॉल्ट अगर हुआ तो जो हमारा मैनेजमेंट था, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, उस मैनेजमेंट ने क्या किया? जिस डॉक्टर का फॉल्ट हुआ उस डॉक्टर को हॉस्पिटल में बुलाया, है ना। अगर हॉस्पिटल में खाली कोई कंसल्टेशन रूम था तो वहां बिठाया, नहीं था तो किसी एक दूसरे डॉक्टर को रिप्लेस करके बिठाया, और फिर वापस आपके पास आए कि आप डॉक्टर के पास चले जाओ। यहां भी वैसा ही है कि मान लो अगर सीपीयू ने एक ऐसे पेज की रिक्वेस्ट की जो पेज मेन मेमोरी में नहीं है, तो मैं यहां एग्जांपल ले रहा हूं।
एग्जाम्पल नंबर 1, चलिए पहले हिट वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। सीपीयू जनरेट्स लॉजिकल एड्रेस। यहां पे जस्ट बिकॉज वर्चुअल मेमोरी है तो लॉजिकल एड्रेस को ही वर्चुअल एड्रेस हम कहेंगे, ठीक है। नथिंग बट वर्चुअल एड्रेस, एक ही बात है। तो लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया सीपीयू ने, और कुछ ऐसा जनरेट किया कि जिसमें पी और डी में, डी इज वॉट एवर, पी जो है वो है 1। इस P1 को लेके हम सर्च करेंगे किसमें, पेज टेबल में। PT इज पेज टेबल फॉर P इक्वल्स टू 1। यहां से हमें मिलेगा फ्रेम नंबर, पेज नंबर 1 कहां पे, फ्रेम नंबर 4 पे है। ओके, पेज नंबर 1, सॉरी पेज नंबर 1 है फ्रेम नंबर 2 पे, फ्रेम नंबर 2 पे पेज नंबर 1 रखा है, ठीक है। गो टू फिजिकल एड्रेस। आ गया फिजिकल एड्रेस, फ्रेम नंबर 2 आपको मिल गया है, डी उसमें ऐड करो, फिजिकल एड्रेस मिलेगा, कंटेंट आपका मेन मेमोरी में है, मिल गया। ये वाला जो केस था जिसमें पेज आपका मेन मेमोरी में है, पेज हिट हुआ है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2, सीपीयू जनरेट्स लॉजिकल एड्रेस, वर्चुअल एड्रेस जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो। इस बार P की वैल्यू जो है ऐसी है जो मेन मेमोरी में नहीं है, मान लो पेज नंबर 3, P की वैल्यू है पेज नंबर 3। गो टू पेज टेबल एंड सर्च फॉर P इक्वल्स टू 3। P इक्वल्स टू 3 के लिए हमने सर्च किया, पेज नंबर 3 आपके पास मेन मेमोरी में नहीं है। निशु MBBS कर लो, पता चल जाएगा क्या होता है। P इक्वल्स टू 3 सर्च किया, मेन मेमोरी में नहीं निकला, तो यहां क्या आएगा केस, पेज फॉल्ट होगा। अगर पेज फॉल्ट हुआ तो क्या करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम इस पेज फॉल्ट की सर्विस करेगा। कौन करेगा, ओएस का मेमोरी मैनेजमेंट। क्यों करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि जो पेज सीपीयू को चाहिए था, जो कंटेंट सीपीयू को मेन मेमोरी से चाहिए था, वो नहीं मिला। अब मान लो सीपीयू एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है, इंस्ट्रक्शन के लिए वो उसे इंस्ट्रक्शन को फेच करने मेन मेमोरी में गया और वो इंस्ट्रक्शन मिला ही नहीं मेन मेमोरी में। क्यों नहीं मिला, क्योंकि पेज जो इंस्ट्रक्शन में, या जो इंस्ट्रक्शन जिस पेज में था वो पेज ही नहीं है, गायब है, मेन मेमोरी में है ही नहीं। कंटेंट नहीं मिला मेन मेमोरी में, फिजिकल एड्रेस ऑफ दैट कंटेंट इज नॉट अवेलेबल, तो इंस्ट्रक्शन फेच कैसे होगा, नहीं होगा। अगर वो इंस्ट्रक्शन फेच ही नहीं हो पाया तो इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन आगे कैसे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। तो फिर क्या करेंगे, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम कम्स इनटू द पिक्चर, और ओएस जो है वो यहां पे सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, किसका, ये जो फॉल्ट हुआ है उसका। सॉल्यूशन में क्या करेगा, जो पेज मेन मेमोरी में नहीं था उसको लाएगा पहले, जो डॉक्टर हॉस्पिटल में नहीं था उसको बुलाया जाएगा, है ना। तो जो पेज मेन मेमोरी में 3 नहीं था उसको लेके आओ। तो पेज फॉल्ट अगर हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम डस पेज फॉल्ट का सर्विस, पेज फॉल्ट की सर्विस करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, और इस सर्विस में क्या करेगा, ब्रिंग्स फॉल्टेड पेज, जो भी फॉल्टेड पेज था उसको कहां से, फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू मेन मेमोरी। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लेके आएंगे। तो पेज नंबर 3 सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लेके आए, पर देखो साहब सारे रूम, कंसल्टेशन वाले चारों के चारों रूम ब्लॉक्ड हैं, चारों के चारों अगर फ्रेम्स ब्लॉक्ड हैं, उसमें एक भी कोई खाली जगह नहीं है, तो इन 4 में से कोई एक पेज को रिप्लेस करना पड़ेगा।
अब रिप्लेस कौन से वाले पेज को करें, इसके लिए हमारे एल्गोरिदम्स होते हैं अलग अलग, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स, जो हम पढ़ेंगे, एक पूरा चैप्टर है उसका कि कौन से पेज को रिप्लेस करना है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कोई एक पेज रिप्लेस हो जाएगा, तो कोई एक पेज लेट से रिप्लेस करेंगे हम, पेज नंबर किसको रिप्लेस करें, 4 को कर दें, पेज नंबर 4 को रिप्लेस करते हैं चलो। तो पेज नंबर 3 अंदर आया और 4 रिप्लेस हो गया, 4 वापस चले गया, पेज नंबर 4 वापस गया, तो पेज नंबर 4 वापस डिस्क में चले गया और पेज नंबर 3 यहां आ गया। अब देखो, अगर हमने मेन मेमोरी में पेजेस की हेरा फेरी करी तो पेज टेबल भी अपडेट करनी पड़ेगी। क्यों? अब देखो, पेज टेबल में आप देख सकते हो पेज नंबर 4 नहीं है फ्रेम 1 पे। पेज टेबल में देखोगे तो, पेज टेबल में अगर आप देखोगे तो, पेज टेबल में देखोगे तो पेज नंबर 4 1 पे नहीं है, फ्रेम नंबर 1 पे। तो आपको ये एंट्री को हटाना पड़ेगा, और पेज नंबर 3 आया ना 1 पे, तो पेज नंबर 3 के सामने यहां पे 1 लिखना पड़ेगा। पेज टेबल में अपडेशन हुआ बेस्ड ऑन जो भी आप कंटेंट का या पेजेस का हेरा फेरी किए। ये सब कौन करेगा? ये सर्विस में होगा। तो जो भी सर्विस है उसमें क्या क्या हो जाएगा, एक तो जो फॉल्टेड पेज था वो मेन मेमोरी में आ गया, अगर जरूरत पड़ती है, अ पेज इज रिप्लेस्ड इफ नीडेड, जरूरत पड़ेगी तो हम पेज को रिप्लेस कर देंगे। अगर खाली जगह होती, कोई खाली फ्रेम होती, तो वहां पे नया पेज ले आते। हो गया, फॉल्टेड पेज को सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लेके आओ, अगर जरूरत पड़े तो पेज रिप्लेस भी करो, एंड ऑल्सो अपडेट द पेज टेबल, पेज टेबल को अपडेट भी कर दो। ये सब कहां होगा? ये सब होगा जब पेज फॉल्ट की सर्विस होगी तब। इतना सब कुछ पेज फॉल्ट की सर्विस में होगा। जब सर्विस हो गई, जब सर्विस हो गई तो यूं समझ लो कि ये जो रिक्वेस्ट सीपीयू ने जनरेट की थी, ये रिक्वेस्ट का पूरा ये काम हो गया। अब सीपीयू फिर से वो इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट कर रहा था उसको फिर से रीस्टार्ट करेगा। सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीपीयू उसको फिर से शुरुआत से रीस्टार्ट करेगा इंस्ट्रक्शन को। क्यों? क्योंकि पिछली बार वाला जो इंस्ट्रक्शन वो एग्जीक्यूट करना चाहता था, उसका इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन पूरा नहीं हो पाया। अगर कोई इंस्ट्रक्शन पूरा एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है और बीच में उसे छोड़ना पड़ता है बिकॉज ऑफ सर्टन रीजन, तो उसको शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा, रीस्टार्ट करना पड़ेगा। कहां से शुरू होगा? वापस से। ठीक है, समझ में आई बात, क्या कहा मैंने? तो यहां पे जब पेज फॉल्ट की सर्विस हो जाएगी, पेज फॉल्ट की सर्विस के बाद मैं यहां पॉइंट लिखता हूं, आफ्टर सर्विस द इंस्ट्रक्शन which caused which raised पेज फॉल्ट, जिसने पेज फॉल्ट रेज किया था, विल रीस्टार्ट, शुरुआत से फिर से इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना शुरू करेगा। इस बार जब वो रिक्वेस्ट करेगा तो उसकी रिक्वेस्ट वाला पेज जो है वो यहां आएगा, मेन मेमोरी में मिलेगा। यस, वर्क डन। आदर्श, पहले ये बताओ कि पेज टेबल रखता क्या है और क्यों रखता है, फिर बात करेंगे अपडेशन की बात। आदर्श अग्रवाल, पहले ये बताओ कि पेज टेबल में होता क्या है, क्या रखते हो पेज टेबल में? पेज फॉल्ट की सर्विस में क्या क्या होगा? जो भी पेज फॉल्टेड था, जो नहीं था अवेलेबल, उसको आप सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लेके आओगे। अगर यहां पे कोई खाली फ्रेम होती
तो उस जगह उसको रख देते, नहीं है तो किसी न किसी एक पेज को रिप्लेस करना पड़ेगा। रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस करने के बाद फिर जो सर्विस खत्म हो गई, नहीं, रिप्लेस करने के बाद पेज टेबल को अपडेट करना पड़ेगा। जो पेज बाहर गया उस पेज की, पेज टेबल की एंट्री आपने हटाई कि भैया यहां पे वो इस फ्रेम पे अब पेज है नहीं। जो पेज अंदर आया उसके सामने उसका फ्रेम नंबर लिखा कि ये पेज कौन सी वाली फ्रेम पे अंदर आया है। पेज टेबल अपडेट हो गई और उसके बाद सर्विस खत्म हुई। तो फिर जो इंस्ट्रक्शन ने ये पेज फॉल्ट कॉज किया था वही इंस्ट्रक्शन दोबारा से रीस्टार्ट होता है, ताकि वो इंस्ट्रक्शन को अब जो कंटेंट मेमोरी से चाहिए था वो मिल जाएगा। ठीक है। वर्चुअल मेमोरी एक अलग प्रोग्राम होता है। किसने कहा प्रोग्राम होता है? मैंने बोला ऐसा? ओनली वो इंस्ट्रक्शन रीस्टार्ट होगा। हाँ जी, वो ओनली वो इंस्ट्रक्शन ही रीस्टार्ट होगा। देखो, पूरा प्रोग्राम रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। कैन वी अटेम्प्ट वीकली टेस्ट 4 ऑन दिस संडे? हाँ, यस, पिछली वीकेंड का वीकली टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? पेज फॉल्ट में क्या होगा? सर्विस होगी, सर्विस होगी तो क्या क्या होगा? सर्विस में पेज लेके आएंगे जो फॉल्टेड पेज है वो, और पेज टेबल अपडेट होगी वो। दो चीजें हम करेंगे। ठीक है, चलिए। अब देखो, हॉस्पिटल में जब हम जाते हैं ना, तो कुछ पर्टिकुलर डॉक्टर्स के सामने, डॉक्टर्स की लिस्ट होती है, कुछ बहुत बड़े सर्जन होते हैं, न्यूरो सर्जन, हार्ट सर्जरी वाले सर्जन, उनके सामने ना लिखा होता है ऑन डिमांड। मतलब ये डॉक्टर डेली विजिट नहीं करते हैं, बट आप डिमांड करोगे तो ये डॉक्टर इस हॉस्पिटल में आके और क्या कर देते हैं, आपकी जो भी बीमारी का इलाज है या सर्जरी करनी है, कंसल्टेशन चाहिए, एटसेट्रा, वो कर देते हैं, है ना, ऑन डिमांड। मतलब कि जब डिमांड करोगे तभी डॉक्टर आएगा, वरना डॉक्टर हॉस्पिटल में विजिट करने नहीं आएगा कि तुम्हारा इंतजार करेगा, तुम आओ हमको दिखाओ तो हमारे भी पैसे बने, तुम्हारे भी इलाज हो जाए, एटसेट्रा, एटसेट्रा नहीं करेगा। डॉक्टर बहुत फेमस है, डॉक्टर बहुत बिजी भी है, ऑन डिमांड ही आएगा। एग्जैक्टली यही चीज जो है यहां पे भी काम करती है। यहां पे एक टर्म आती है जिसे हम कहते हैं डिमांड पेजिंग। हम मेन मेमोरी में वही पेज लेके आएंगे जिसकी डिमांड सीपीयू ने कही, वरना नहीं लेके आएंगे। क्या बोला डिमांड पेजिंग का मतलब? जैसे कि अभी हम पेज नंबर 3 मेन मेमोरी में क्यों लाए? क्योंकि सीपीयू ने उस पेज नंबर 3 की डिमांड की कि एक ऐसा कंटेंट चाहिए था सीपीयू को जिसका लॉजिकल एड्रेस पेज नंबर 3 का पार्ट था। तो हमने पेज 3 की अगर डिमांड आई सीपीयू से, तो उसको पेज 3 को मेन मेमोरी में लेके आए, वरना नहीं लाते। नहीं, अभी तक तो नहीं ला रहे थे। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? डिमांड पेजिंग। लिखा है यहां पे, ब्रिंग पेजेस इन मेमोरी व्हेन सीपीयू डिमांड्स। जब सीपीयू डिमांड करता है तभी पेज को मेन मेमोरी में लेके आओ, कॉल्ड एज डिमांड पेजिंग। पेज फॉल्ट क्या होता है? व्हेन डिमांडेड पेज इज नॉट अवेलेबल इन फिजिकल और मेन मेमोरी, कॉल्ड एज पेज फॉल्ट। ठीक है, देख लो आराम से, पॉइंट जो यहां लिखे हैं समझो। इफ रिक्वेस्ट अगेन फॉर पेज नंबर 4, उसकी भी पेज फॉल्ट हो जाएगी। फिर उसको कहीं ना कहीं लेके आएंगे। चलिए, अब देखो, यहां पे ना दो चीजें होती हैं कि जब कोई प्रोसेस बनती है, पहली बार बनती है, तो क्या उसका आप एक भी पेज मेन मेमोरी में शुरुआत में लाओगे ही नहीं। कोई भी पेज मेन मेमोरी में नहीं लाओगे, प्रोसेस बन जाएगी तो भी, और सारे पेजेस हार्ड डिस्क में या सेकेंडरी मेमोरी में ही रखोगे। तब जब पहली बार पेज की रिक्वेस्ट आएगी, प्रोसेस एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, तो हर एक पेज के लिए शुरुआत में पेज फॉल्ट लगेगा शुरुआत के। अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो इस सिचुएशन को कहते हैं प्योर डिमांड पेजिंग। क्या बोलते हैं? प्योर डिमांड। मतलब कि जब तक डिमांड नहीं होगी हम एक पेज भी लेके नहीं आएंगे मेन मेमोरी में। प्योर डिमांड पेजिंग लिख देता हूं मैं।
प्योर डिमांड पेजिंग कहता है when a process arrives, none of its pages are brought into मेन मेमोरी। तो फिर मेन मेमोरी में आएगा क्या? मेन मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल में सिर्फ उसका पीसीबी रहता है बस, और पेज टेबल रहेगी। प्रोसेस के पेज नहीं आए, पेज टेबल आ गई, पीसीबी आ गया बस। एंड पेजेस आर ब्रॉट इनटू मेन मेमोरी ऑन डिमांड। जब डिमांड होगी तभी मेन मेमोरी में हम पेजेस को लेके आएंगे, दैट इज कॉल्ड एज प्योर डिमांड पेजिंग। अब नॉर्मल डिमांड पेजिंग से और प्योर डिमांड पेजिंग में क्या डिफरेंस है? नॉर्मल डिमांड पेजिंग में जब प्रोसेस अराइव होती है तो उसके शुरुआती एक दो पेजेस हम मेन मेमोरी में ले आएंगे, स्टार्टिंग के एक दो पेजेस मेन मेमोरी में हम ले आते, है ना? सो व्हेन अ प्रोसेस अराइव्स, a few इनिशियल पेजेस, इनिशियल मतलब कि जो शुरुआत में लगेंगे वो, आर ब्रॉट टू मेन मेमोरी एंड रेस्ट आर ब्रॉट ऑन डिमांड, जिसे डिमांड पेजिंग कहते हैं। सीपीयू नहीं करता सोहनपाल, डिमांड पेजिंग इज नॉट डन बाय सीपीयू, डिमांड पेजिंग इज इंप्लीमेंटेड बाय वर्चुअल मेमोरी कंसेप्ट ऑफ ओएस। कि जब प्रोसेस अराइव हुई, प्रोसेस जब अराइव हुई कब होती है? ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म शेड्यूलर उस प्रोसेस को शेड्यूल करेगा, या यूजर बोलेगा कि भाई प्रोसेस मेरे को रन करनी है तब। तो जब भी कोई प्रोसेस का अराइवल होता है तो उस प्रोसेस के पेजेस को आप मेन मेमोरी में लेके आते हो कि नहीं? कुछ पेजेस अगर लेके आ गए, बाकी के आपने डिमांड पे ही लाने हैं, तो उसे बोलते हैं डिमांड पेजिंग। आप शुरुआत में जब प्रोसेस अराइव होती है एक भी प्रोसेस का पेज मत लाओ, सारे पेजेस यहीं रखे रहने दो सेकेंडरी मेमोरी में। पर जब पहली बार भी डिमांड आएगी, पेज फॉल्ट होगा और आप मेन मेमोरी में लेके आओगे, तो उस सिचुएशन को कहते हैं प्योर डिमांड पेजिंग। विपिन एक बात बताओ, आप अपने घर में कमरे कैसे ढूंढते हो कि ये बाथरूम इधर है, ये रूम इधर है ना, यहां पे बल्ब का स्विच रखा हुआ है, कैसे ढूंढते हो? बोलो सर पता है हमको। तो पता कैसे है? तुम्हारा घर है ना, तुम्हारा अपना घर है ना, तो तुमको पता है। तुमने अगर कोई शर्ट खुद से रखी है किसी अलमीरा में, किसी कबर्ड पे, तो तुम्हें पता है कि मैंने यहां रखी थी, मैं वहीं से निकालूंगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के तो यही खेल है। ये पेजेस रखे किसने हैं? सेकेंडरी मेमोरी ने, ओएस ने। बनाई प्रोसेस किसने थी? ओएस ने। ये पेजेस बनाए किसने थे? ओएस ने। तो जब वो वहां रखेगा तो उसको पता होगा ना कि कहां रखे हैं पेजेस। सिंपल सी बात है कि नहीं? ठीक है, इज दैट ओके? चलिए, अब दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं, डिमांड पेजिंग, प्योर डिमांड पेजिंग, बस डेफिनेशन याद रखो, ज्यादा एनालिसिस हम नहीं करेंगे यहां पे। अब बात यह आती है कि साहब पेज फॉल्ट और पेज हिट चेक कैसे करते हैं? तुम लोग अगर बेसिकली मेमोरी हार्डवेयर समझते हो, है ना, प्रोग्रामिंग तो मुझे लगता है सबने की होगी जिंदगी में। मान लो मैंने एक वेरिएबल बनाया एक्स, कोई वैल्यू नहीं डाली इसमें, और इसको प्रिंट करा दिए, क्या होता है यहां पे? प्योर डिमांड और डिमांड पेजिंग में अंतर समझ नहीं आया? कोई बात नहीं, नहीं आया तो अब क्या कर सकते हैं, इतनी बड़ी बड़ी डेफिनेशन लिखी मैंने पूरी की पूरी डिटेल में, ये फिर भी नहीं समझ में आया, तो इसका मतलब है इंग्लिश कमजोर है, कंसेप्ट की प्रॉब्लम नहीं है, अंग्रेजी कमजोर है तो हार।
प्योर डिमांड पेजिंग में जब प्रोसेस अराइव होती है उसका एक भी पेज मेन मेमोरी में नहीं रहता है। जो ये मैंने एक्सप्लेन किया ये डिमांड पेजिंग थी कि शुरुआत में प्रोसेस के 4 पेज ऑलरेडी मेन मेमोरी में थे। अगर प्योर डिमांड पेजिंग आएगी तो एक भी पेज मेन मेमोरी में नहीं रहेगा, चारी की चारों फ्रेम्स खाली रहेंगी। जब पहली बार रिक्वेस्ट आएगी किसी पेज की तो मेन मेमोरी में लेके आएंगे। वापस आता हूं अपने पॉइंट पे, ये गार्बेज वैल्यू क्यों आती है? जब आपने वेरिएबल बनाया x, ये वेरिएबल बना x, मेमोरी में उस x को 2 बाइट का मेमोरी या 4 बाइट का जो भी आपका इंटीजर का साइज है मिलेगा। तो भाई साहब ये जो जो मेमोरी मिला, तो ये मेमोरी में तो हमने कुछ रखा नहीं। अगर रखा नहीं तो यहां पे तो खाली जगह होनी चाहिए ना, नहीं होती। जब आप चिप डिजाइन या हार्डवेयर को समझोगे तो होता क्या है ना, यहां पे खाली कुछ नहीं होता। मेमोरी के अंदर अगर आपने कुछ असाइन नहीं किया है तो प्रीवियसली कोई ना कोई बिट्स यहां पे कोई तो रैंडम अनडिफाइंड अननोन बिट्स होती हैं। होता है, हमेशा ऐसा होता है। जी हाँ, अगर ऐसा है तो सर पेज टेबल में भी ऐसा होगा कि जो पेज टेबल आपने मेन मेमोरी में रखी, आपने इस फ्रेम नंबर 1 के सामने, सॉरी पेज नंबर 1 के सामने यहां कोई फ्रेम नंबर डाला नहीं। तो अगर यहां पे कोई फ्रेम नंबर नहीं डाला तो क्या यहां पे खाली जगह रहेगी? कुछ भी नहीं रहेगा ना, ऐसा थोड़ी होता है। मेमोरी में है ये तो पेज टेबल, आपको पता है मेन मेमोरी में होती है पेज टेबल, है ना? तो मेमोरी में अगर पेज टेबल है तो यहां कोई ना कोई तो गार्बेज वैल्यू रही होगी, कोई ना कोई गार्बेज वैल्यू तो रही होगी, कोई ना कोई गार्बेज वैल्यू तो रहती होगी ना यहां पे। तो फिर मैं कैसे समझूंगा कि ये पेज नंबर 2 के सामने ये जो वैल्यू है वो एक्चुअल में काम की है, रियल वाला फ्रेम नंबर है कि कोई फालतू का कचरा वैल्यू है? आई विश ये सेम डिस्टिंग्विशन जो है मैं आपके दिमाग में, आपकी मेमोरी में कर पाता, तो सारी कचरा वैल्यूज को बाहर करके और सारी अच्छी वैल्यूज को रखा देता। तो मैंने क्या कहा कि जब यहां पे कोई भी वैल्यू नहीं है तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि यहां पे कोई वैलिड वैल्यू नहीं है और ये कचरा वैल्यू है, कोई गार्बेज है, कोई इनवैलिड वैल्यू है? इसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो पेज टेबल है उसमें फ्रेम नंबर की जितनी भी बिट्स हैं उसके अलावा एक एक्स्ट्रा बिट हमें स्टोर करनी पड़ती है, जिसे हम कहते हैं वैलिड इनवैलिड बिट। क्या कहते हैं? सिंगल बिट होती है वैलिड इनवैलिड बिट। ठीक है, तो जब हम ये चेक करें कि पेज हिट या फॉल्ट कैसे पता चलेगा, तो ये पता चलेगा यूजिंग वैलिड इनवैलिड बिट। देखिए जरा, आपके पास है 1 3 4 5 6 7, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 7 पेजेस हैं। ठीक है, शुरुआत में आपके पास में क्या था? 3 2 1 0, 3 2 1 एंड 0, ये थी वैल्यूज, है ना? चलो इनको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। 3 2 1 एंड 0। तो जहां जहां पे आपके पास वैलिड एंट्री है फ्रेम नंबर के साथ में, ये फ्रेम नंबर है, एक्स्ट्रा बिट रखते हैं ना पेज टेबल की एंट्री में, याद आया? एक्स्ट्रा बिट में से एक बिट क्या है? वैलिड इनवैलिड बिट। तो जहां जहां पे वैलिड एंट्री है वहां वहां पे ये बिट रहेगी 1, जहां जहां पे वैलिड एंट्री नहीं है वहां वहां पे ये बिट रहेगी 0। जीरो मतलब इनवैलिड एंट्री है, मतलब जो भी आपके पास में यहां इस पेज नंबर के सामने फ्रेम नंबर लिखा हुआ है ये फालतू का वैल्यू है, काम का नहीं है, हमारे काम का नहीं, हमने नहीं रखा, ये कोई तो गार्बेज वैल्यू है। और 1 इज
वैलिड, वैलिड मींस एक्चुअल में वो पेज एग्जिस्ट करता है। तो जब हमने यहां कहा था कि जब हमने पेज नंबर 3 पे चेक किया, तो पेज नंबर 3 पे हम गए, हमने यहां फ्रेम नंबर चेक नहीं किया, हमने पहले ये चेक किया कि ये फ्रेम नंबर की जो वैल्यू यहां लिखी है वो गार्बेज है कि काम की है, और उसके लिए हमने वैलिड इनवैलिड बिट चेक किया। तो वैलिड इनवैलिड बिट चेक करके हमें पता चला कि ये तो जीरो है। जीरो है मतलब यहां पे कोई भी वैल्यू नहीं है हमारे काम की, ये खाली है। पेज नंबर 3 इज नॉट अवेलेबल इन द मेन मेमोरी, इट्स अ पेज फॉल्ट। तो जब सीपीयू जनरेट्स लॉजिकल एड्रेस ऐसा कि P और D में P की वैल्यू है 3, हम जाएंगे पेज टेबल पे, गो टू पेज टेबल एट P इक्वल्स टू 3 एंड चेक करेंगे वैलिड इनवैलिड बिट। वैलिड इनवैलिड बिट जो है वो है 0, विच मीन्स भैया पेज फॉल्ट हो गया। ये पेज अब मेन मेमोरी में नहीं है, तो पेज फॉल्ट हुआ। जी हां, तो जो पेज हमें चाहिए उसे मेन मेमोरी में लाना पड़ेगा। लाओ भैया। तो जो पेज हमें चाहिए था मेन मेमोरी में हम लेके आए। तो हमने क्या किया, यहां पे वही एग्जांपल में लेता हूं, पेज नंबर 4 को रिप्लेस कराया 3 से। 4 को रिप्लेस कराया 3 से, 4 बाहर 3 इन। अगर 4 बाहर गया, 4 बाहर गया, तो 4 के सामने जो वैलिड इनवैलिड बिट रखी हुई है उसको हमें जीरो करना पड़ेगा, ये दर्शाने के लिए कि 4 के सामने जो भी वैल्यू ये रखी है ये काम की नहीं है, क्योंकि भैया पेज नंबर 4 मेन मेमोरी में नहीं है, हटा दिया गया। और पेज नंबर 3 आया, पेज नंबर 3 आया, जी हां, तो उसकी वैलिड इनवैलिड बिट 1 करके और इसके सामने हमने फ्रेम नंबर डाल दिया। आफ्टर सर्विस ऑफ पेज फॉल्ट, VI bit of page 3 changed to 1 and VI bit for replaced page 4 is made 0। तो हमें एक्स्ट्रा बिट्स में क्या रखनी है, वैलिड इनवैलिड बिट रखनी है। उसी की मदद से हम हिट या पेज फॉल्ट चेक करेंगे। सर पेज टेबल 3 बिट, मेन मेमोरी 2 बिट, हाउ? विष्णु ऐसे क्वेश्चन तुम तो मत पूछो यार, तुम तो मत पूछो कम से कम। 4 फ्रेम्स है मेन मेमोरी में तो 2 ही बिट का फ्रेम नंबर रहेगा। 8 पेजेस हैं तो 3 बिट का पेज नंबर रहेगा। तो पेज नंबर 4 गार्बेज बन गया? नहीं, पेज नंबर 4 गार्बेज नहीं बना। पेज नंबर 4 का जो पेज टेबल एंट्री है वो गार्बेज बना है। सोच समझकर शब्दों को यूज करो। पेज नंबर 4 हमारा मेन मेमोरी में जो था उसको हमने सेकेंडरी मेमोरी में कॉपी किया, पेज गार्बेज नहीं बना। पेज नंबर 4 की जो वैलिड एंट्री थी उसको इनवैलिड करना पड़ा, बस। पेज टेबल इन मेन मेमोरी ना, हाँ, तो पेज टेबल मेन मेमोरी में है तो क्या फर्क पड़ता है? ओ भाई साहब, ये पूरा पेज है, इस पेज में 1 किलोबाइट, 2 किलोबाइट, 10 किलोबाइट कुछ भी हो सकता है ना। तो ये पूरा का पूरा पेज टेबल एक पेज के अंदर तो रख ही सकते हो ना, मेन मेमोरी के अंदर तो रख ही सकते हो कहीं ना कहीं। कैसी बातें कर रहे हो यार, इतने से पेज में बहुत सारा कंटेंट आ सकता है, ये तो खाली 8 बाइट ही दिख रही है। हाँ? अनिरुद्ध, जब तुम डाउनलोड करते हो तब तुम फाइल के बारे में बात करते हो, प्रोसेस के बारे में नहीं। और फाइल के बारे में अगर बात हो रही है कि फाइल को हार्ड डिस्क में कहीं ना कहीं किसी फोल्डर में जाके आपने डाउनलोड करके रख दिया, तो वहां पे आता है फाइल सिस्टम। ये और फाइल सिस्टम में जमीन आसमान का अंतर है, यहां बात नहीं करेंगे।
अगर पेज नंबर 4 का दोबारा नीड हुआ तो उसके लिए फॉल्ट हो जाएगा फिर से। सर आप नंबर को इतना फास्ट बाइनरी में कैसे लिखा? प्रैक्टिस। मैंने वीडियो सर्च किया, मिला नहीं। वही तो प्रॉब्लम है बेटा, तुमको नकल में भी अकल चाहिए। देखो मैंने कुछ टाइप किया है, सर्च करिएगा। नंबर 1 नंबर 2 2 लेक्चर मिलेंगे यूट्यूब पे। यार तुम लोग डिजिटल लॉजिक का प्रीवियस कोर्स देख लो, वहां पे कन्वर्जन मिल जाएगा। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आसान हो जाएगा काम। चलो अभी ये तो समझ में आया है ना। अब एक और बात यहां पे देखेंगे। सेम चीज हमने ये सीओए में भी देखी थी कि मान लो आपने पेज नंबर 4 को यहां से रिप्लेस कराया तो इसको हार्ड डिस्क में लिखना पड़ेगा, ठीक है। पर देखो यार, एक सिंपल सी बात बताओ, मेन मेमोरी जो है सीपीयू से वैसे ही बहुत स्लो है। हार्ड डिस्क या सेकेंडरी मेमोरी तो और ही बहुत स्लो होती है। आप समझ लो, मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम हम डिफाइन करते हैं नैनो सेकेंड्स में, और सेकेंडरी मेमोरी का एक्सेस टाइम होता है मिली सेकेंड्स में। इससे यहां तक का अगर डिफरेंस देखो तो कितना आ जाएगा, 10 की पावर 6 का डिफरेंस आ जाएगा, इतना स्लो है। तो अगर बार बार हमें हर पेज को रिप्लेस कर करके मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में ले जाना पड़ा तो हमें बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम। पेज रिप्लेस हुआ, लेके जाओ सेकेंडरी मेमोरी में, नया पेज तो जो फॉल्टेड पेज है उसको तो लाना ही है। पर हम यहां एक टाइम सेव कर सकते हैं कि हर बार जो हमारा रिप्लेस्ड पेज है उसको सेकेंडरी मेमोरी में हम कॉपी ना करें। कैसे? सिंपल सी बात है, दो टाइप के मेमोरी में ऑपरेशन होते हैं, एक होता है रीड, दूसरा होता है राइट। मान लो ये पेज है, फॉल्ट करके आप पेज को मेन मेमोरी में लेके आए। अब पेज को अगर आप मेन मेमोरी में लेके आए और इस पेज पे सीपीयू ने रीड करना चालू किया, पहला कंटेंट रीड किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, सातवां, खूब सारा रीड करते गए करते गए करते गए। अगर सीपीयू इस पेज पे रीड कर रहा है तो क्या इसका कंटेंट चेंज होगा? इस पेज का, क्या इस पेज का कंटेंट चेंज होगा? नहीं। क्यों? सीपीयू ने खाली रीड ही तो किया है, उसमें कुछ लिखा तो नहीं है ना। अगर सीपीयू ने खाली रीड किया तो जो कंटेंट था एज इट इज है ना। तो हम क्या करेंगे, जब भी कोई पेज को सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लेके आएंगे तो कॉपी लेके आएंगे, सेकेंडरी मेमोरी में भी वो पेज रखेंगे और कॉपी यहां ले आएंगे। अगर उस कॉपी में सीपीयू ने खाली रीड 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 किया तो हमें पता है कि एक ओरिजिनल कॉपी तो यहां सेकेंडरी मेमोरी में है, और यहां जो मेन मेमोरी में पेज आया है उसमें भी सीपीयू ने कोई मॉडिफिकेशन, कोई चेंज नहीं किए। अगर कोई चेंज नहीं किए तो हम क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट के टाइम पे उस पेज को डायरेक्ट रिप्लेस कर देंगे, वापस से यहां राइट नहीं करेंगे। फायदा क्या? फायदा ये है कि हमारी वैल्यू जो पेज नंबर 3 की इस सेकेंडरी मेमोरी में थी एज इट इज है। क्यों? क्योंकि जब हम यहां लाए थे तो भी सीपीयू ने उसमें चेंजेस तो कुछ किए नहीं, खाली रीड किया। तो टाइम सेव हो गया किसका? पेज को वापस सेकेंडरी मेमोरी में लिखने का बहुत टाइम सेव हो जाता है, बहुत सारा टाइम। और ऐसा आपने मल्टीपल टाइम्स किया तो बहुत हो जाएगा। पर इसके लिए ना आपको एक चीज करनी पड़ेगी। वो क्या? वो क्या करना पड़ेगा सर? हमें ट्रैक करना पड़ेगा कि जो पेज मेन मेमोरी में है उस पेज में सीपीयू ने सिर्फ रीड रीड किया है कि राइट भी कर दिया है, बस इतना ट्रैक कर लो। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो पेज टेबल है, पेज टेबल के हर एक पेज के एंट्री के सामने एक एक्स्ट्रा बिट रख देंगे। पेज टेबल में हम क्या करेंगे, जो भी पेज टेबल की एंट्री है उस एंट्री में हम एक एक्स्ट्रा बिट रख देंगे। तो हमारे पास फ्रेम नंबर तो ऑलरेडी है, जी हां, एक वैलिड इनवैलिड बिट ऑलरेडी है। यहाँ फ्रेम नंबर है, वैलिड इनवैलिड बिट है, यहाँ पे इसे हम बोलेंगे डर्टी या मॉडिफाइड बिट। एक एक्स्ट्रा बिट रख देंगे जो ये बताएगा कि सीपीयू ने इस पेज में, जो ये पेज नंबर 0 है, उसमें मॉडिफिकेशन किया या नहीं किया, कोई भी पेज में मॉडिफिकेशन किया या नहीं किया।
अगर इसकी वैल्यू 0 है, इसका मतलब है कि पेज ओनली रीड डन इन द पेज, उस पेज में सिर्फ रीड हुआ है। 1 है, इसका मतलब है कि राइट डन इन पेज, मतलब वो पेज डर्टी हो गया है। पेज हैज बिकम डर्टी और मॉडिफाइड। एग्जाम्पल बताता हूं, देखो मान लो पेज नंबर 3 आप यहां लेके आए मेन मेमोरी में, ठीक है, ये मेन मेमोरी है। पेज नंबर 3 को कहीं किसी फ्रेम पे आप लेके आए, ठीक है, क्योंकि कोई भी फ्रेम पे आप लेके आए, उस फ्रेम का एफ नंबर यहां लिखा हुआ है, ये पेज है, यहाँ पे पेज नंबर 3। सीपीयू को जब भी वो पेज लेके आए, मॉडिफाइड बिट आई 0, शुरुआत में तो लेके आ गए तो 0। अब इसमें सीपीयू ने रीड करना शुरू किया, रीड किया, पेज 3 का कंटेंट एज इट इज है, कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि सीपीयू ने सिर्फ खाली पढ़ा, उसको पढ़ा, लिखा कुछ नहीं उसमें अंदर, तो रीड ही हुआ, मतलब कोई चेंज नहीं हुआ, मॉडिफाइड बिट 0 ही रही। जब मान लो थोड़ी देर बाद ये पेज रिप्लेस हुआ, मान लो ये पेज रिप्लेस हुआ, तो चेक किया जाएगा रिप्लेस्ड पेज के लिए कि इसका मॉडिफाइड बिट क्या है, 0 की 1। अगर मॉडिफाइड बिट 0 है तो इसको डायरेक्टली रिप्लेस कर दो। क्यों? क्योंकि जब हम पेज नंबर 3 को डिस्क में भी रख के या खाली कॉपी बना के लेके आए, जो वैल्यू यहां थी वही वैल्यू यहां है, सीपीयू ने चेंज तो की नहीं। सीपीयू ने अगर चेंज नहीं की तो हमारे पास डिस्क में वो पेज एज इट इज पड़ा हुआ है, उसकी वैल्यू में और इसकी वैल्यू में कोई अंतर ही नहीं है। तो यहां से अगर रिप्लेस भी कर देंगे तो यहां रखा रहेगा, सेम वैल्यू के साथ रखा रहेगा, कोई तकलीफ ही नहीं है ना। टाइम बच गया हमारा। कैसे? अगर पेज फॉल्ट हुआ भी और एक पेज को हमें मेन मेमोरी से हटाना भी पड़ा, तो उस हटे हुए पेज को वापस सेकेंडरी मेमोरी में लिखने का टाइम बच गया। बच गया, ठीक है। मान लो कि अगर सीपीयू ने इसमें कोई चेंजेस किए होते, थोड़ा भी राइट ऑपरेशन परफॉर्म करा होता, तो ये पेज क्या हो जाता, डर्टी। अगर पेज डर्टी हुआ, रिप्लेसमेंट के टाइम पे क्या चेक करेंगे? चेक करेंगे कि इसका पेज का मॉडिफाइड बिट क्या है, 0 की 1। मॉडिफाइड बिट है 1, मतलब इस पेज में कुछ तो गंद मचाई है सीपीयू ने, कुछ तो ऐसा लिखा है जो हमारे सेकेंडरी मेमोरी वाले पेज पे नहीं था। तो जब भी इस पेज को रिप्लेस करेंगे तो फिर आपको इसको लिखना पड़ेगा, किधर, सेकेंडरी मेमोरी में जाके। तो हम सेकेंडरी मेमोरी में जाके किसी रिप्लेस्ड पेज को सिर्फ तभी लिखेंगे जब वो डर्टी या मॉडिफाइड है, वरना नहीं। तो फिर उस केस में हमें फायदा क्या है? फायदा ये है कि जब पेज डर्टी नहीं है और उसको रिप्लेस करना पड़ा, तो हमें सिर्फ एक बार का ही पेज का ट्रांसफर टाइम लगेगा। जो पेज सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में आएगा फॉल्ट वाला, वो 2 बार नहीं लगेगा। अगर पेज डर्टी है तो ही 2 बार लगेगा, बहुत बार हमारा टाइम सेव हो जाएगा। मेनी ए टाइम्स जब रिप्लेस्ड पेज डर्टी नहीं होता है, उस बार पे आप टाइम हर बार बचा पाओगे, टाइम सेव कर लोगे स्वैप टाइम पे। ठीक है, तो यहां पे मैं एग्जांपल लिख लेता हूं। ओनली डर्टी पेजेस आर कॉपीड बैक टू सेकेंडरी मेमोरी when replaced, hence write time of non-dirty replaced pages। ऐसे पेजेस जो हमें नॉन डर्टी थे और रिप्लेस करना पड़े, उनका राइट टाइम सेव किया जा सकता है। तो एक बिट एक्स्ट्रा रखी हमने पेज टेबल में और हमारा काम बन गया। मेन मेमोरी का कंटेंट ऑल्सो अवेलेबल इन सेकेंडरी मेमोरी, जी हाँ, रखना पड़ेगा।
कॉपी करने में भी तो टाइम लगता है, कंटेंट कहाँ स्टोर होगा आफ्टर रिप्लेस ऑफ दैट पेज। बेटा जी कॉपी क्यों करेंगे, ऑलरेडी सेकेंडरी मेमोरी में सारे पेजेस रखेंगे। तो जो मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया था, इमेजिन करो जो पेज मेन मेमोरी में है भी वो भी यहां भी रहेगा, पेज नंबर 6 भी यहां रहेगा, पेज नंबर 1 भी यहां रहेगा और पेज नंबर 0 भी यहां रहेगा। सारे पेजेस मेन मेमोरी के अलावा सेकेंडरी मेमोरी में तो रहेंगे। पूरी प्रोसेस के सारे पेजेस सेकेंडरी मेमोरी में भी हैं, जो हमने यहां लाए वो कॉपी करके ले आए। यहां भी है वही पेज, यहां भी है। अगर सीपीयू ने यहां जाके चेंज किया और उस पेज को रिप्लेस किया तो चेंज्ड पेज यहां पे जाके पुराने वाले को हम हटा के और नया रख देंगे। अगर सीपीयू ने कोई चेंज नहीं किया उस पेज में और उसको हमने रिप्लेस कर दिया तो डायरेक्टली कर दो, क्योंकि वो पेज का एज इट इज वैल्यू वाला कॉपी तो हमारे पास यहां रखा हुआ है। सिंपल। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया कि हम फ्रेम नंबर के अलावा जो एक्स्ट्रा बिट्स रखते हैं वो क्या है। एक तो वैलिड इनवैलिड बिट है और एक डर्टी बिट है और भी दूसरी ऐसी बिट्स आती हैं। क्या पेजिंग के कंसेप्ट से सीपीयू पे पेज रन होगी ना? पेजिंग के कंसेप्ट से सीपीयू पे पेज रन होगा। बेटा जी सीपीयू पे प्रोसेस रन होती है, प्रोसेस का कंटेंट होता है पेज के अंदर जो मेन मेमोरी के अंदर रहता है। अंडू ऑपरेशन हाउ डज इट वर्क? बेटा अंडू ऑपरेशन प्रोसेस पे नहीं चलता, ये प्रोसेस है, आप अंडू ऑपरेशन फाइल पे करते हो, प्रोसेस पे नहीं। दीज आर द प्रोसेसेस। किसी वेरिएबल में आपने x इक्वल टू 10 कर दिया, उसके बाद अंडू कर दोगे क्या कि प्रीवियस वैल्यू एज इट इज आ जाए? कोई प्रोग्राम में आपने अगर इंस्ट्रक्शन लिखा या कोई स्टेटमेंट लिखा x इक्वल टू 10, है ना, लिखते हो ना ऐसे, उसके बाद अंडू बटन प्रेस करोगे क्या? प्रोग्राम में अंडू नहीं होता, फाइल में होता है। फाइल में, फाइल क्या होती है? जो डिस्क पे हम हमारी अलग अलग टाइप की फाइल स्टोर करते हैं रिकॉर्ड करने के लिए। क्या? टेक्स्ट फाइल होती है, पीडीएफ फाइल होती है, सॉन्ग की फाइल होती है, मूवी फाइल होती है, इमेज फाइल होती हैं, उन्हें फाइल बोलते हैं। अंतर है बहुत। अगर प्रोसेस मेन मेमोरी से छोटी हुई तो भी सेकेंडरी मेमोरी क्रिएट होगी। क्रिएट होगी मतलब क्या? सेकेंडरी मेमोरी तो ऑलरेडी रहती है। तुम्हारे पास हार्ड डिस्क नहीं है, तुम्हारे सिस्टम में हार्ड डिस्क नहीं है, है। प्रोसेस हार्ड डिस्क में क्रिएट होगी ऐसा बोलो ना। हाँ होगी। क्यों? क्योंकि आपने अगर वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट लगाया है तो अगर प्रोसेस मेन मेमोरी से छोटी है तो भी प्रॉब्लम क्या है ना बाबू, एक प्रोसेस नहीं है ना आपके पास, इतनी सारी हजारों प्रोसेस है, हंड्रेड्स ऑफ प्रोसेसेस हैं। तो अगर एक एक प्रोसेस के भी चार चार पांच पांच पेजेस मेन मेमोरी में रखे तो मेन मेमोरी पूरी भर जाएगी, है ना? समझ में आई बात? मेन मेमोरी जो है वो भर जाएगी अगर आप कुछ कुछ पेजेस प्रोसेस के रखे, थोड़े 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 सारी प्रोसेस के, तो भी तो बनेगा, पक्का बनेगा। चलिए, अब बात आती है कि हमें मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम इफेक्टिव वाला चेंज हो जाएगा अगर पेज फॉल्ट हुआ है तो। क्योंकि अगर पेज फॉल्ट हुआ है तो पेज फॉल्ट की सर्विस होगी, और पेज फॉल्ट की अगर सर्विस हुई तो इसके लिए टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है? कहीं तो पेज फॉल्ट का डेफिनेशन यहां लिखा है तो यहां पे मैं लिखूंगा, पेज फॉल्ट सर्विस टाइम। टाइम नीडेड टू सर्विस अ पेज फॉल्ट। किसी पेज फॉल्ट को सर्विस करने के लिए जितना टाइम जरूरत होती है वो होता है पेज फॉल्ट सर्विस टाइम। आफ्टर पेज फॉल्ट ट्रैप इज रेज्ड, जब पेज फॉल्ट रेज हो जाता है उसके बाद पेज फॉल्ट की सर्विस में जितना भी टाइम लगता है उसे बोलते हैं पेज फॉल्ट का सर्विस का टाइम। सर आपने जैसे 3 बिट का लिया है तो ऐसे वर्क करता है,
रियल में तो ज्यादा बिट का होगा, बिल्कुल ज्यादा बिट का होगा, बिल्कुल होगा। सीपीयू कॉपी करेगा सेकेंडरी मेमोरी से तो टाइम लगेगा ना, तो वही तो टाइम है ये क्या रहा। जब पेज फॉल्ट होता है और सीपीयू किसी पेज को मेन मेमोरी में लेके आता है जो फॉल्टेड पेज है, ऑफ कोर्स ओएस रन होता है सीपीयू में, और उस ओएस को रन करते करते ये पेज फॉल्ट जो है उसकी सर्विस होती है, तो टाइम लगेगा बिल्कुल। पेज को लाने में टाइम लगता है, उस टाइम को बोलते हैं पेज फॉल्ट का सर्विस टाइम। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, जब भी सीपीयू कभी लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा तो क्या हर बार पेज फॉल्ट होगा या नहीं? पेज फॉल्ट या पेज मिस में क्या डिफरेंस है? सेम ही है, एक ही बात है बेटा। यहां पे वो टर्म मिस की जगह यहां पे पेज फॉल्ट बोला जाता है, और कोई डिफरेंस नहीं है। इतनी ही बिट होती है क्या डिटेक्शन के लिए? किस चीज का डिटेक्शन करना है? किस चीज का डिटेक्शन करना है? कितनी बिट? एक्स्ट्रा बिट्स में और भी हो सकती हैं, बट हमें पढ़ना नहीं है अभी। चलो, तो हर बार पेज फॉल्ट नहीं होता है, तो जितनी भी बार आपका सीपीयू पेज को मेन मेमोरी से एक्सेस करने जाएगा, कुछ परसेंटेज ऑफ टाइम पेज हिट होगा, कुछ परसेंटेज ऑफ टाइम पेज फॉल्ट होगा। पेज हिट है, मेन मेमोरी में है पेज, नहीं है तो पेज फॉल्ट हुआ। ठीक है, तो यहां पे एक टर्म आती है पेज फॉल्ट रेट। क्या होती है पेज फॉल्ट रेट? फ्रैक्शन में दो या परसेंटेज में दो? फ्रैक्शन ऑफ टाइम पेज फॉल्ट अकर्स। कितने परसेंटेज ऑफ टाइम या फ्रैक्शन ऑफ टाइम पेज फॉल्ट होता है, वो होता है पेज फॉल्ट का रेट। 1%, 2%, 5%, 10%, वो। तो जितनी भी रेफरेंस आपने दिए उसमें अगर 5% पेज के फॉल्ट हुए तो बचे 95% क्या होंगे? पेज का हिट हो जाएगा, है ना? यस। चलिए अब देखिए जरा, इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम जो है उसका फॉर्मूला क्या होगा। इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम, जब आपके पास पेज फॉल्ट होता है तब कुछ ऐसा फॉर्मूला बनेगा। यहां लिखता हूं, अज्यूम पेज फॉल्ट रेट इज इक्वल टू पी। पी है पेज फॉल्ट रेट, तो पेज हिट रेट कितना होगा जरा बताइए। डिमांडेड कंटेंट कॉपी टू मेन मेमोरी परफॉर्म बाय सीपीयू और ओएस। Operating system is a software which will run on CPU and will do this particular copy. OS सॉफ्टवेयर सीपीयू पे रन करेगा, हार्डवेयर है सीपीयू, सॉफ्टवेयर है ओएस, दोनों मिलके और लेके आएंगे फॉल्टेड पेज को। अज्यूम पेज फॉल्ट रेट इज इक्वल टू पी। अगर ऐसा है तो इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम जो है बेसिकली ये है जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला क्या है? जब पेज हिट है तब लिखेंगे टाइम नीडेड फॉर मेमोरी एक्सेस व्हेन पेज हिट। जब पेज हिट है तब कितना टाइम लगा, प्लस पी इंटू टाइम नीडेड फॉर मेमोरी एक्सेस व्हेन पेज फॉल्ट। अब ये क्या चीज है सर? डायरेक्टली कभी कभी ना क्वेश्चन में मेंशन होता है कि देखो भैया 2% का पेज फॉल्ट रेट है, जब पेज फॉल्ट होता है तो मेमोरी एक्सेस करने में इतना टाइम लगेगा, पेज फॉल्ट नहीं होता है तो इतना टाइम लगेगा। बताओ इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम कितना आएगा? तो आप ये फॉर्मूला लगा देना जनरल वाला, ये जनरल कंसेप्ट है। मान लो पेज फॉल्ट रेट है आपके पास 2% का, है ना? क्वेश्चन में मेंशन है कि जब पेज हिट होता है तो मेमोरी के एक्सेस टाइम में लगते हैं 500 नैनोसेकंड, पर जब पेज फॉल्ट होता है तो मेमोरी के एक्सेस में लगता है टाइम इज इक्वल टू 15,000 नैनोसेकंड। बताइए
इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम कितना होगा? निकालो जरा। टीएलबी का भी कंसेप्ट जोड़ेंगे बेटा, अभी रुको तो सही, ठहरो जरा। जब हम बड़े बड़े कंसेप्ट जोड़ेंगे ना तो तुम ही बोलोगे अरे सर ये कहाँ आ गया, कैसे हुआ, ये क्यों हो गया, कैसे हो गया। कैसे करेंगे? जब पेज फॉल्ट नहीं है 98% टाइम, आपको सिर्फ 500 नैनो सेकेंड लगेगा। पेज फॉल्ट जब है 2%, 0.02 टाइम्स 15,000 लगेगा। 150 तो यहां से आ गया, और 98%, 2%, 500 का 2% कितना होगा? 5, 10, 490। तो 490 और 150, ओ नॉट 150, 300, 790 आएगा। यस, ठीक है, 2% था, हाँ जी। 490, 300, 790 नैनो सेकेंड। अब ये ना डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन था, हमने डायरेक्ट डायरेक्ट कर दिया। डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन था, हमने डायरेक्ट डायरेक्ट कर दिया, बहुत शानदार, मजेदार था। बट सर हमेशा जरूरी थोड़ी है कि जब टाइम नीडेड फॉर मेमोरी एक्सेस व्हेन पेज हिट डायरेक्टली गिवन हो, इनडायरेक्टली भी दे सकते हैं कि हिट के टाइम पे कितना और फॉल्ट होगी तो कितना। तो फिर इसके लिए स्पेसिफिक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। जी हाँ, ये कंसेप्चुअल फॉर्मूला है। स्पेसिफिक फॉर्मूला कैसे बनेगा? स्पेसिफिक फॉर्मूला बनाने के लिए हमें ये लिखना पड़ेगा, इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम इज इक्वल टू, जब पेज फॉल्ट नहीं है तब आपको कितना टाइम लगेगा, बताओ। जब पेज फॉल्ट नहीं है, यहां पे ना तुम्हारा पूरा दिमाग इधर ही चाहिए मेरे को, इधर उधर भटकना नहीं। छोड़ो फोन अपना, सब कुछ इधर उधर की फालतू काम छोड़ो, इधर देखो मेरे को। जब पेज फॉल्ट नहीं है तब मेमोरी में एक्सेस करने के लिए कितना टाइम लगेगा? पहली बार में लॉजिकल एड्रेस जनरेट हुआ तो पेज टेबल चेक होगी, पेज टेबल से आपको पेज हिट मिला तो फिर कंटेंट एक्सेस होगा। क्या 2 बार का मेन मेमोरी एक्सेस लगेगा? क्या 2 बार का मेन मेमोरी एक्सेस लगेगा? एक बार नहीं, 2 बार, 2 टाइम्स, 2 बार, है ना? 2 बार का मेन मेमोरी एक्सेस क्यों लगा? एक बार का पेज टेबल के लिए, एक बार का कंटेंट के लिए। ये हमने देखा है पहले, है ना? तो 2 बार का मेन मेमोरी एक्सेस लगेगा अगर आप पेज फॉल्ट नहीं रखते हो तो। ठीक है, तो हमने ये कर दिया, ट्वाइस ऑफ टीएमएम। पर अगर पेज फॉल्ट हुआ तो, अगर पेज फॉल्ट हुआ तो पहले तो ये बताओ कि पेज फॉल्ट पता करने के लिए पेज टेबल चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? पेज फॉल्ट पता करने के लिए हमें पेज टेबल को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? पड़ेगी, पड़ेगी ना, पड़ेगी ना, हाँ। तो यहां पे हमें जब पेज फॉल्ट होगा तब लिखना पड़ेगा कि पहले तो आपने मेन मेमोरी एक्सेस की और पता चला कि पेज फॉल्ट हो चुका है, उसके बाद जो भी पेज फॉल्ट का सर्विस टाइम है वो लगेगा।
पेज फॉल्ट की सर्विस करने के लिए। अब पेज फॉल्ट की सर्विस टाइम आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा कि पेज फॉल्ट को सर्विस करने के लिए इतना टाइम लग रहा है। तो आप क्या करोगे, पेज फॉल्ट की सर्विस में जो उतना भी टाइम लगता है वो लगा दोगे। अब उस सर्विस में सब कुछ इंक्लूडेड है, पेज को लाना, अगर रिप्लेस करना है तो रिप्लेस पेज को वापस लिखना, पेज टेबल की चेंजेस अपडेशन सब उसमें इंक्लूडेड है, एवरीथिंग, सब कुछ पेज फॉल्ट की सर्विस में इंक्लूड है। कि अगर पेज को लेके आओगे तो वो उसका टाइम, पेज को अगर रिप्लेस करके लेके जाना है वापस तो उसका टाइम, और अगर पेज टेबल, ऑफ कोर्स पेज टेबल तो अपडेट करनी पड़ेगी तो उस अपडेशन का टाइम, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। डिस्क को एक्सेस किया, पेज लेके आए, रिप्लेस पेज अगर डर्टी हुआ, नॉन डर्टी जैसा भी है, उसको अगर रिप्लेस करना पड़ा और लिखना पड़ा मेन मेमोरी से डिस्क में वापस सेकेंडरी मेमोरी में तो उसका टाइम, पेज टेबल चेंज करने पड़ी उसका टाइम, सब ये इसमें इंक्लूडेड, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड हियर। मैं लिख देता हूं ताकि जिंदगी में आप कभी इस फॉर्मूला को दोबारा देखें, साल 2 साल बाद जरूरत पड़ी बाई चांस तो फिर पता रहे कि ऐसा क्यों। और ये वाला TMMQ फॉर पेज टेबल चेक, पेज टेबल में चेकिंग करने के लिए कि पेज हिट है कि फॉल्ट है। इज दैट ओके? मान लो TMM है आपके पास 200 नैनोसेकेंड का, पेज फॉल्ट रेट है सिर्फ 1% का, और पेज फॉल्ट का सर्विस टाइम है आपके पास 10 माइक्रोसेकेंड का, नहीं 100 माइक्रोसेकेंड का। बताइए इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम कितना होगा? पेज मिस में पेज एक्सेस टाइम नहीं लगेगा, पेज एक्सेस टाइम कैसे लगेगा आप एक बार मुझे बताइए। इसमें पेज फैच के लिए TLB भी इंक्लूड हो सकता है ना? मितेश जी आएगा, कंसेप्ट में TLB भी आएगा, TLB के साथ में बहुत कुछ आएगा, डर्टी बिट भी आएगा, नॉन डर्टी बिट भी आएगा, ट्रांसफर भी आएगा, और क्या क्या नहीं आएगा, और उनमें से तुमको समझ में कुछ ही नहीं आएगा। अभी रुको, एक चिड़िया उड़ी है, धीरे धीरे करके बाकी के सारे पक्षी उड़ेंगे, तोते भी उड़ेंगे तुम्हारे, रुको तो सही। पेज नहीं मिला तो पेज आने के बाद उसका एक्सेस टाइम, शिवानी जी उसके बारे में बात करता हूं, पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, मैं बताता हूं। जल्दी सॉल्व करो रे। हो गया? अरे सिंपल सा फॉर्मूला ही तो लिखना है यार, जो हमने लगाया अभी थोड़ी देर पहले, कि जब पेज फॉल्ट नहीं है 99% टाइम आपको 2 बार का मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम लगेगा, और 1% टाइम आपको 1 बार का तो मेन मेमोरी एक्सेस टाइम, और उसके बाद पेज फॉल्ट सर्विस टाइम। अब ये 100 माइक्रो में दे रखा है, तुमने देखा, माइक्रो सेकेंड को नैनो सेकेंड में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। हुई रामा, नैनो सेकेंड में कन्वर्ट कराएंगे, ये 10⁻⁻6 है, -9 छोटा बनेगा, किससे? 10⁻³ से छोटी हो जाएगी वैल्यू, तो इसको 10⁻³ से बड़ा करो, 10⁻³ से बड़ा करेंगे तो 100
और उसके बाद 3 जीरो और नैनो सेकेंड, बहुत बड़ा हो गया वैल्यू है। तो ये सब नैनो सेकेंड में आ गए, आप सॉल्व कर लो। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। 100 1 2 3 प्लस 200 इंटू 0.01, 1002 प्लस 202 का 99%, 1200, 199। ओके, 199 को ऐड करेंगे। इतना कैसे आया? 100 इंटू नहीं प्लस 200 इंटू 0.01, 1002। 1201 आ रहा है। ओहो हो, मैंने इंटू 2 किया ही नहीं। ओ रियली सॉरी फॉर दैट। 1201 प्लस, क्या कर रहा हूँ यार मैं? हाँ जी, 1398 आ रहे हैं। ना ना ना, माय बैड, मैं इसको ऐड कर रहा था, 200 प्लस 2 कर रहा था, माय बैड। ठीक है, 1398। देखो, किसी ने पूछा मुझसे कि सर जब पेज फॉल्ट हो जाएगा, सर्विस हो गई, तो पेज अब मेन मेमोरी में आ गया। अब जब पेज मेन मेमोरी में आया तो फिर से उस पेज को एक्सेस करने का टाइम अलग से नहीं जोड़ेंगे? किसी ने तो पूछा था अभी थोड़ी देर पहले, है ना? इसने पूछा था भाई, शिवानी गुप्ता, कि जब पेज मेन मेमोरी में आ गया तो उसके बाद उस पेज को एक्सेस करने का टाइम अलग से नहीं लगाओगे? नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि जब पेज फॉल्ट का सर्विस खत्म हो जाता है तो ये जो रिक्वेस्ट अभी करंट वाली रेज हुई थी ये खत्म हो जाती है, ये वाली रिक्वेस्ट खत्म हो जाती है। फिर दोबारा इंस्ट्रक्शन रीस्टार्ट होता है, फिर से एक नया रिक्वेस्ट रेज करता है। उस नए रिक्वेस्ट को हम पेज की हिट में कैलकुलेट करेंगे, अलग से कैलकुलेट करेंगे, ये वाला केस आएगा। तो वो एक अलग से नई रिक्वेस्ट आती है, दूसरी रिक्वेस्ट आती, इसी रिक्वेस्ट में सीपीयू दोबारा से मेन मेमोरी में पेज को एक्सेस करने नहीं जाता है। ठीक है ना? अब देखो, इस फॉर्मूला को थोड़ा सा आप छोटा कर सकते हो। आ गया फॉर्मूला, फॉर्मूला ये वाला। कैसे? देखो, जब पेज फॉल्ट नहीं है तब एक बार का मेन मेमोरी एक्सेस लगेगा, 2 बार का लग रहा है वैसे तो, पर एक बार का तो लगेगा ही लगेगा। और जब पेज फॉल्ट है तब भी एक बार का मेमोरी एक्सेस लग रहा है। क्यों लगता है? पेज टेबल को चेक करने के लिए। तो पेज टेबल यहां भी चेक हो रही है, यहां भी चेक हो रही है, दोनों सिनारियों में हो रही है ना? तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को आप छोटा ऐसे कर सकते हो कि भैया एक बार का मेन मेमोरी एक्सेस तो हर बार लगेगा पेज टेबल को चेक करने के लिए। एक बार का मेन मेमोरी एक्सेस तो हर बार लगेगा पेज टेबल को चेक करने के लिए। फिर क्या? जब पेज टेबल चेक हो गई उसके बाद या तो हिट मिलेगा या फॉल्ट मिलेगा। अगर हिट मिला, पेज टेबल चेक हो गई उसके बाद हिट मिला, तो एक बार का मेन मेमोरी एक्सेस अलग से। और अगर फॉल्ट मिला तो पेज फॉल्ट का सर्विस टाइम। बोलो, यही चीज आप क्या कर सकते हो, ब्रेकेट ओपन कर लो मैथमेटिकली, 2 इंटू टी एम एम वन में और माइनस पी में मल्टीप्लाई करो, पी में टी एम एम भी मल्टीप्लाई करो, माइनस पी टी एम प्लस पी टी एम एक बार में कैंसिल हो जाएगा, एक ही बार का माइनस पी टी एम बचा रहेगा। ये नहीं अनिरुद्ध, ऐसा नहीं, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये चीज है, ऐसे कर लो, ज्यादा आसान रहेगा। ये फॉर्मूला समझना भी आसान है कि सबसे पहले तो आपने पेज टेबल चेक करी, टीएमएम लगा, पेज टेबल में अगर हिट हुआ तो एक और मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम कंटेंट के लिए, फॉल्ट हुआ तो पेज फॉल्ट का सर्विस टाइम। ऐसे आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। टीएल भी अगर हमने वर्चुअल मेमोरी के साथ लगाया तो क्या होगा?
उसके लिए मुझे बिफोर आई एक्सप्लेन द फॉर्मूला एटसेट्रा, आपको पूरा का पूरा चार्ट एक्सप्लेन करना पड़ेगा। पानी पूरी दही पूरी वाला चार्ट नहीं है ये, CHART वाला चार्ट है ना। सीधे सीधे कुछ भी खाने पीने की बात आई नहीं कि पेट में पहले भूख लग जाती है। अभी ठूस के आए हो थोड़ी देर पहले खाना, फिर भी भूख लग जाती है। जितनी मेरी सिंक्रोनाइजेशन में स्टारवेशन नहीं हुआ, उतना तुम अपने दिन भर में एक बार में स्टारवेशन रखते हो अपने पेट में। हाय भूख लगी, हाँ सर खिला दो, कुछ भी खिला दो, आप बस खिला दो, अच्छा अच्छा खिला दो, हम भूखे हैं बस खाओ। एक बड़ी बहुत पुरानी सी मूवी थी, अगर तुम लोगों ने कभी सुना हो, मैंने पहले कभी बोला हो, मूवी का नाम था शान, है ना। बड़े बड़े एक्टर्स और बहुत बहुत लार्ज बजट मूवी थी। उसमें एक कैरेक्टर था कुलभूषण खरबंदा नाम का, आई मीन नाम रियल नाम है उनका। उन्होंने शाकाल नाम का एक कैरेक्टर किया था। शाकाल के पास ना बहुत सारे मगरमच्छ हुआ करते थे, और उनका एक बड़ा फेमस डायलॉग है उन मगरमच्छों को लेके, कि कुछ भी अगर कुछ हुआ तो उस पानी में डाल के मगरमच्छ को खिला देते थे वो। तो बोलते थे, अजीब भूखा जानवर है, जितना भी खिलाओ भूखा ही रहता है। चल अभी समझिए, टीएलबी विद वर्चुअल मेमोरी। अगर आपने टीएलबी लगाया ताकि आप पेज टेबल का एक्सेस का टाइम सेव कर पाओ, मेन मेमोरी की बजाय टीएलबी से ही पेज टेबल का कंटेंट मिल जाए, ऑफ कोर्स हर बार तो हिट नहीं होगा। हाँ जी, तो सबसे पहले सीपीयू ने जनरेट किया लॉजिकल एड्रेस। इस लॉजिकल एड्रेस को हमने सर्च किया टीएलबी में। दो केस बनेंगे, देखो दो बातें होंगी, या तो हिट होगा या मिस होगा। अगर टीएलबी में हिट हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर दो बातें होंगी, बाद में देखेंगे इन दो बातों को, पहले टीएलबी हिट देखते हैं। अगर टीएलबी हिट हुआ है, इसका क्या मतलब है, क्या मिल गया। टीएलबी में हिट हुआ है तो क्या मिल गया, टीएलबी में अगर हिट हुआ है तो इसका मतलब है कि आपको पा मिल गए, ला के पा मिल गए, फिजिकल एड्रेस मिल गया, क्योंकि हिट हो गया है ना। अगर हिट हो गया है तो फ्रेम नंबर मिल गया, फ्रेम नंबर मिल गया, फिजिकल एड्रेस मिल गया, फिजिकल एड्रेस मिला है मतलब पेज मेन मेमोरी में है। यस, ले लो, लिखो यहां पे, एक्सेस कंटेंट फ्रॉम मेन मेमोरी। कंटेंट को मेन मेमोरी से एक्सेस कर लो, क्योंकि आपको पा मिल गए थे ऑलरेडी। अब बात करिए आपने टीएलबी में मिस की, इधर आए, टीएलबी में अगर मिस किया तो टीएलबी में मिस करने के बाद आपको फिजिकल एड्रेस तो नहीं मिला है पक्का। अब अगर फिजिकल एड्रेस नहीं मिला है, फिजिकल एड्रेस नहीं मिला है तो आप कहां चेक करोगे, पेज टेबल में चेक करोगे। तो यहां पे आपका पेज टेबल चेक होगा, चेक, और मुझे लगता है लिखना चाहिए सर्च पेज टेबल। पेज टेबल कहाँ है, मेन मेमोरी के अंदर है। अब यहां पे पेज टेबल में सर्च के दो अगेन ऑप्शन बनेंगे, कि पेज हिट हुआ है कि फॉल्ट हुआ है। या तो पेज हिट होगा या फॉल्ट होगा। अगर पेज हिट हो गया, अगर पेज हिट हो गया तो फिर क्या होगा, पेज अगर हिट हो गया तो मतलब है आपको फिजिकल एड्रेस फिर मिल गया, पा मिल गए, तो नाचो और कंटेंट एक्सेस करके लाओ, एक्सेस कंटेंट फ्रॉम मेन मेमोरी। मान लो पेज फॉल्ट हुआ, अगर पेज फॉल्ट हुआ तो क्या करना पड़ेगा, पेज फॉल्ट की सर्विस करनी पड़ेगी। बस
Astha, start with a basic course like mathematics or maybe C programming, data structure or something, and then go ahead with the other courses which are little difficult or tough. देखो ये जो लिखा है मैंने, क्या आपको एक एक पॉइंट यहाँ का समझ में आया है? बताइए, क्या एक एक पॉइंट समझ में आया है? अगर हर एक पॉइंट आपको यहां का समझ में आ गया तो इसका फॉर्मूला बनाना सबसे आसान होगा। सिर्फ ये कंसेप्ट अगर समझ में आ गया है, फ्रैक्शन वाइज आ गया है, आ गया है, आ गया है, तो ठीक है, चलिए फिर फॉर्मूला बनाया जाए। तो आप एक काम कीजिए, मुझे हेल्प कीजिए ये पता करने में कि कब कब क्या क्या लगेगा। सबसे पहले तो इस वाले केस पे आते हैं। आपने यहां पे टीएलबी में सर्च किया था सबसे पहले, तो क्या टीएलबी का एक्सेस टाइम लगेगा? सबसे पहले लगा। फिर एक्सेस टाइम के बाद में टीएलबी में हिट हुआ तो कंटेंट को एक्सेस करने के लिए आपको मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम लगेगा। तो इस केस में जो आपका टाइम लगेगा वो कितना लगेगा? इस केस में कौन सा कलर लूं यार जो थोड़ा ब्राइट दिखे? चलो ये लेते हैं। इस केस में जो टाइम लगेगा वो लगेगा सबसे पहले तो एक टीएलबी का एक्सेस और एक बार का मेन मेमोरी एक्सेस। ये तब जब टीएलबी में हिट हो चुका है तब। एक बार का टीएलबी एक्सेस टीएलबी में सर्च करने के लिए, एक बार का मेन मेमोरी एक्सेस फॉर कंटेंट। हो गया? ठीक है, इस केस की तरफ आते हैं। इस केस में सबसे पहले टीएलबी का एक्सेस लगा, सर्च किया, मिस आया। फिर पेज टेबल में सर्च करने के लिए मेन मेमोरी का एक्सेस, पेज टेबल मेन मेमोरी में है, अब मेन मेमोरी का एक्सेस। मेन मेमोरी के एक्सेस के बाद फिजिकल एड्रेस मिला तो एक बार का और मेन मेमोरी का एक्सेस। मतलब जब पेज हिट हुआ टीएलबी में मिस हुआ तो आपको एक बार का टीएलबी का एक्सेस लगा और दो बार का मेन मेमोरी एक्सेस लगा। एक बार का पेज टेबल के लिए ये और एक बार का कंटेंट के लिए ये। नेक्स्ट ये वाला केस, टीएलबी का एक्सेस लगा, फॉल्ट मिला या मिस मिला, पेज टेबल का एक्सेस मिला, फॉल्ट मिला, सर्विस टाइम लगा। तो यहां लगेगा एक बार का टीएलबी का एक्सेस प्लस एक बार का मेन मेमोरी का एक्सेस प्लस पेज फॉल्ट का सर्विस टाइम। ये कलर दिख रहा है ना तुम लोगों को? इसे कहते दिमाग खराब होने का सही एग्जाम्पल है ना निशु? किसी के नींद आने की वजह से उसकी उंगलियां जो हैं कीबोर्ड पे दबी रह गई, तो तुम भी उसको कॉपी करोगे? कोई इतना ज्यादा बेवकूफों वाले काम कैसे कर सकता है? अब पुराना वाला स्मार्ट बोर्ड ज्यादा अच्छा था। यही है कि एक सिंगल स्मार्ट बोर्ड है बेटा, एक ही स्मार्ट बोर्ड है। मेरे को दिख रहा है कलर, इधर भी दिख रहा है आराम से। चलो, तो अब ये जो मैं फॉर्मूला लिख के लाया डजेंट मैटर, मैं वापस से फॉर्मूला लिखूंगा, टाइप करना ही पड़ेगा मुझे। तो ये सारा केसेस जो है अब मैं शुरुआत से दो केस में बनाऊंगा, टीएलबी का हिट, टीएलबी का मिस। तो दो केसेस में हमारे इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम बनेगा। पहला है टीएलबी का हिट और दूसरा है टीएलबी का मिस। तो टीएलबी के हिट के टाइम पे इधर आए, क्या एक्सेस टाइम लगा? एक बार का तो टीएलबी का एक्सेस टाइम और एक बार का मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम। ठीक है, इतना ठीक है? देखो जरा, है ना? अब टीएलबी में मिस प्लस, जब टीएलबी में मिस हुआ इधर आए तो अब यहां पे फिर से दो केस बनेंगे। कौन से केस? या तो पेज हिट हुआ या फॉल्ट हुआ। तो हम यहां पे दो केसेस बनाएंगे इसके अंदर। जब टीएलबी में मिस हुआ है उसके अंदर दो केस बनेंगे, टीएलबी में मिस के दो केस बनेंगे। एक हुआ पेज फॉल्ट नहीं है, पेज हिट है, तब कितना टाइम लगा?
एक बार का टीएलबी का एक्सेस और 2 बार का मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम, प्लस टीएलबी में फॉल्ट या मिस है और पेज फॉल्ट भी है, तो टीएलबी में मिस और पेज फॉल्ट उस फ्रैक्शन के लिए कितना टाइम लगेगा, ये लगेगा, लिख देते हैं सारा। तो एक बार का टीएलबी का एक्सेस टाइम प्लस एक बार का मेन मेमोरी एक्सेस टाइम प्लस पेज फॉल्ट का सर्विस टाइम। ये कंसेप्चुअली मैंने लिख दिया, इसको आप छोटा करना चाहो कर सकते हो, ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे। आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू गाइस, कंफ्यूज नहीं करेंगे कि सर ऐसा क्यों वैसा क्यों ऐसे क्यों लिया। और कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्मूला नहीं है, आप सबने बोला कि ये चीज समझ में आई, क्यों, क्योंकि ये पूरा कंसेप्ट है, कब क्या होगा, बस जब जो होगा हमने वो लिख दिया और उसी के बेसिस पर फॉर्मूला बना दिया। अब ये फॉर्मूला यहां से कैसे बना, उसके लिए एप्टीट्यूड लाना पड़ेगा कि जब टीएलबी हिट है और नहीं है, दो केसेस बनाए, ये बना दिए। जब टीएलबी में मिस हुआ उसके दो केस हैं, तो मिस के अंदर, ये टीएलबी के मिस के अंदर दो अलग अलग केसेस बने, एक पेज हिट का एक पेज फॉल्ट का। तो जब मिस है और पेज हिट है, मिस है और पेज फॉल्ट है, दोनों केसेस अलग अलग बनेंगे। क्या करते हैं यार ये लोग, टाइपिस्ट टाइप नहीं कर रहे हैं अच्छे से, ठीक है, पर वेरीफाई तो कर ही सकते हैं ना, लिखा क्या है ये। और ये नैनो सेकेंड है, ये भी नैनो सेकेंड है, और ये मिली सेकेंड है। 10 नैनो सेकेंड टू 100 नैनो सेकेंड प्लस पेज फॉल्ट सर्विस टाइम है 100 मिली सेकेंड। आंसर मुझे मिली में नहीं चाहिए, खोया में चाहिए, मिला मिला नहीं चाहिए, खोया खोया चाहिए, नैनो सेकेंड में चाहिए आंसर मुझे। कैश कंसेप्ट ऑल्सो ऐड बाप फॉर्मूला, अरे भाई साहब ये तो अभी बहुत छोटा है, इसमें अभी कैश मेमोरी आएगा, इसमें अभी डर्टी बिट आएगा, इसमें पेज फॉल्ट सर्विस टाइम का भी फॉर्मूला आएगा। मैंने कहा ना अभी खाली चिड़िया चिड़िया उड़ी है, बाकी के जितने भी पक्षी हैं वो सब उड़ेंगे, कौवा भी उड़ेगा, तोते तो अच्छे से उड़ेंगे, ऐसे उड़ेंगे हुर हुर हुर, सारे तोते उड़ जाएंगे तुम्हारे। अरे ये तो शुरुआत है भैया, शुरुआत है, पार्ट अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ओ यार, ये हमको समझ में आ जाएगा, तुम भी उड़ जाओगे। सही बात है, हरकतें तो वैसी ही लग रही हैं कि तुम कहीं ना कहीं जल्दी उड़ोगे, नहीं उड़ोगे तो कोई बहुत जल्दी उड़ा देगा तुमको। जस्ट अभी फॉर्मूला देखा हमने। से लेंदी, और लेंदी है तो गेट वालों को बोलोगे क्या जा जाके वहां पे, अरे इतना बड़ा क्वेश्चन मत देना, छोटा छोटा क्वेश्चन देना मेरे सेट में, ऐसा थोड़ी होता।
सर प्लीज लाउड वॉइस। और कितना जोर से बोलें जी? कितना जोर से बोला जाएगा? बहुत जोर जोर से बोल रहा है हम ऑलरेडी। चलो कैसे करेंगे? जब टीएलबी का हिट है 90% टाइम, तब टीएलबी का एक्सेस टाइम लगेगा और एक बार का मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम लगेगा बस। प्लस जब टीएलबी में मिस है तो 10% टाइम मिस है। उस केस में पहले पेज फॉल्ट देखो, जब पेज फॉल्ट नहीं है 0.99, तब कितना टाइम लगा? तब एक बार का टीएलबी का एक्सेस और दुई बार का मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम लगा। प्लस जब इसी के अंदर पेज फॉल्ट हो गया तो एक बार का टीएलबी एक्सेस टाइम प्लस एक बार का मेन मेमोरी एक्सेस टाइम प्लस पेज फॉल्ट की सर्विस टाइम। नैनो सेकेंड में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। मिली, मिली 10⁻³ नैनो 10⁻⁹ 10⁻6 का डिफरेंस है, तो यहां भी 10⁻6 का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। अब देखो एक बात बता दूं मैं यहां पे, अब जब इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे ना, तो पहले ये लास्ट वाले पॉइंट से सॉल्व करो। इधर से ये लास्ट इक्वेशन सॉल्व करो, फिर उसमें ये मल्टीप्लाई करके ऐड करो, जो भी वैल्यू आए उसमें ये मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद ये वाली चीज मल्टीप्लाई करो। ये सिंपल सी बात है जो आपको ध्यान रखनी है। फायदा क्या है उसमें? फायदा यह है कि कैलकुलेशन आसान हो जाती है। नैनो सेकेंड में जो आंसर आ रहा है 100,229.8 नैनो सेकेंड, ये आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 100,230। ठीक है। चलिए अब ये चीज हम कल डिस्कस करेंगे, मतलब मंडे को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग पहले इसको, जो ये चीज लिखी है, ये फॉर्मूला जो लिखा है, इसको थोड़ा सा अपने आप को आराम से टाइम देके और समझ लो कि कब क्यों क्या हो रहा है। ये चीज समझेंगे तो हम मंडे को अब जो मेनली बात करेंगे उसमें इंक्लूड होगा कि जब डर्टी बिट इंक्लूड होगी तो जो डर्टी पेजेस हैं सिर्फ उसी का पेज फॉल्ट का क्या लगेगा, बैक साइड राइटिंग टाइम लगेगा, जो डर्टी नहीं है उसका नहीं लगेगा। तो फिर उसमें टाइम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? फिर उसमें एक और क्वेश्चन आता है कि पेज का ट्रांसफर टाइम या पेज फॉल्ट सर्विस टाइम डायरेक्टली मेंशन नहीं है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? और फिर एक गेट का क्वेश्चन जो इससे आया था वो हम सॉल्व करेंगे। इतना करने के बाद फिर हम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम की तरफ जाएंगे। मंडे और ट्यूसडे 2 दिन में हम पूरा ये वाला चैप्टर फिनिश करेंगे और उसके बाद हमारा 2 दिन तक चलेगा। एक और टॉपिक बचा है विच इज मल्टी लेवल पेजिंग। मल्टी लेवल पेजिंग हम स्टार्ट करेंगे विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं और 3-4 टाइप के ही क्वेश्चन हैं। इतने प्रैक्टिस करेंगे वो 3-4 टाइप के क्वेश्चन, हम इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि आपको उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन मिले आप सॉल्व कर दोगे। मल्टी लेवल पेजिंग आपको कभी भी टफ नहीं लगेगा एक बार वो 2 सेशन खत्म हो जाने के बाद। 3-4 टाइप के क्वेश्चन है और उनकी प्रैक्टिस से ही काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो हमारे पास मंडे ट्यूसडे में हो जाएगा पेजिंग का ये वर्चुअल मेमोरी वाला कंसेप्ट खत्म। ट्यूसडे वेंसडे में नहीं सॉरी वेंसडे थर्सडे में हम मल्टी लेवल पेजिंग खत्म करेंगे। फिर आएगा हमारे पास फ्राइडे सैटरडे और 2 दिन ज्यादा से ज्यादा, मतलब हम हार्डली
अगले सैटरडे को एक और एक्स्ट्रा सेशन लेंगे और उसके बाद और मंडे ट्यूसडे ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स अगर हमें लगेगा तो एक्सटेंड कर लेंगे, वरना डन। ठीक है, एक सेशन जो है आखिरी में डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का लगेगा और एक दो सेशन हमारे डिस्क में फाइल सिस्टम के लगेंगे। दैट्स इट। सर गार्बेज वैल्यू का वैलिड बिट किसी भी तरीके से 1 हो सकता है? नहीं बेटा, किसी भी तरीके से 1 नहीं होगा, क्योंकि जब तक पेज टेबल एक्सेस नहीं होगी तब तक कोई भी उस चीज को चेंज नहीं कर पाएगा, और पेज टेबल ऐसे कि हर कोई एक्सेस नहीं कर पाता। इस वीक टेस्ट होगा? मुझे लगता है इस वीक टेस्ट नहीं होना चाहिए। मितेश, आपके पास मेंटरशिप सेशन का ये नहीं आया क्या? एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैंने मैसेज किया है। इफ आई गेट रिप्लाई देन आई चेक इट आउट। एक मिनट रुको। हाँ, नहीं आज नहीं है बेटा, नहीं आज नहीं है। विष्णु, मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूं और एक चीज जानता हूं, और अपने कर्मों से एक ही चीज करने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे भी करके आपको इतना पढ़ा दूं, ऐसे समझा दूं कि तुम अपना करियर बना लो। जब करियर बन जाएगा ना और तुम्हारी पहली सैलरी आएगी तो उसका 5% कमीशन लूंगा मैं, डायरेक्ट फर्स्ट सैलरी का। सूरज, मेंटरशिप सेशन लास्ट वीक होने वाला था, जस्ट बिकॉज ऑफ द बैड वेदर कंडीशंस एट फैकल्टीज एंड लास्ट सैटरडे को हो नहीं पाया। ठीक है, उसकी वजह से वो डिले हुआ, अगला वीक होने वाला है। ये लॉन्ग गैप बिकॉज ऑफ दैट रीजन हो पाया। बहुत बड़ी अमाउंट, अब ये तो तुम पे डिपेंड करेगा कि तुम कितना परसेंटेज कमाओगे। शिवांश, जिंदगी में एक भी स्टूडेंट वापस लौट के नहीं आया मेरे पास कि सर हाँ हम अपनी पहली सैलरी का 5% आपको देने आए हैं। कोई नहीं आया आज तक। जब गेट की प्रिपरेशन करते हैं विश्वदीप सर सब कुछ हैं, अरे ये सर ये कर दो वो कर दो। जब एडमिशन हो गया एक बार, उसके बाद आप कौन भाई साहब। चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय एवरीबॉडी, सी यू ऑन मंडे।